हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 171 दबंग मास्टर। जैसे ही वह आवाज सुनाई दी और दबाव ने सब कुछ घेर लिया, एक आकृति भूत की तरह चू फैंग के सामने खड़ी हो गई और चू फैंग और सूरो को अपने पीछे कर दिया। उस व्यक्ति के कंधों पर एक सफेद लबादा था और उसने अपना चेहरा भी ढक रखा था। यह कोई और नहीं बल्कि विश्व स्पिरिटिस्ट था जिसे एजो ड्रैगन स्कूल ने बहुत ही ऊंची कीमत पर आमंत्रित किया था और एजो ड्रैगन स्कूल में #2 विशेषज्ञ का खिताब भी हासिल किया था। झूगे लियुन, यह एल्डर झूगे है। क्या हो रहा है? एल्डर झूगे चू फैंग का बचाव क्यों कर रहे हैं? क्या दोनों के बीच कोई रिश्ता है? अगर यह कहा जाए कि एल्डरली की उपस्थिति अभी भी कुछ हद तक अपेक्षित थी, तो झूगे लियुन की उपस्थिति निश्चित रूप से अप्रत्याशित थी। उनकी उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया, ये जानने के लिए कि एजो ड्रैगन स्कूल के भीतर जिस व्यक्ति से सभी को सबसे ज्यादा डर था, वह एजो ड्रैगन स्कूल का मुखिया नहीं था, न ही वह 6 रक्षक थे, न ही वह झूंगली लिहू था। उस समय ये वह बुजुर्ग था जो चू फैंग के सामने खड़ा था, झूगे लियुन। लेकिन दूसरों की हैरानी की तुलना में सू रो खुश थी। उसने व्यक्तिगत रूप से झूगे लियुन को चू फैंग को अपना शिष्य स्वीकार करते देखा था, इसलिए वह गहराई से जानती थी कि चू फैंग की खातिर उस बूढ़े व्यक्ति ने लेंग वुजुई को मार डाला जो कई सालों से उसका अनुसरण कर रहा था। उस पल जब से वह प्रकट हुआ, कोई भी चू फैंग को छू नहीं सकता था। जैसे जैसे उसकी भावनाएं उभर रही थीं, सूरो ने चुपके से चू फैंग की ओर देखा। उसने पाया कि चू फैंग शांत और उदासीन था। हालांकि उसके चेहरे पर खुशी भी थी, लेकिन आश्चर्य के भाव बहुत ज्यादा नहीं थे, जैसे कि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक ही हो। जैसे ही उसने ये देखा, सूरो ने अपने होठों को दबाया और अपने दिल में कहा, यह आदमी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ऐसी दुस्साहसिक बातें करने की हिम्मत की। वह पहले से ही जानता था कि झूगे लियुन उसकी मदद करेगा। झूगे लियुन, मैं बस कुछ निजी शिकायतें सुलझाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे लिए चीजें और मुश्किल क्यों बनानी है? झूगे लियू ने कसकर भौहें सिकुड़ी और वह अपनी आवाज को कम करने से खुद को नहीं रोक सका। ये देखा जा सकता था कि वह भी झूगे लियुन से डरता था। व्यक्तिगत शिकायतें? कौन सी व्यक्तिगत शिकायतें? झूगे लियुन ने उदासीनता से पूछा। इस बच्चे ने मेरे शिष्य को मार डाला। उसके गुरु के रूप में मैं अपने शिष्य का बदला लेता हूँ। क्या ये कोई दुश्मनी है? झोंगली लियू ने एक सवाल के साथ जवाब दिया। ये वास्तव में एक शिकायत है, लेकिन चूंकि यह ऐसा है, इसका मतलब है कि मुझे इस मामले में और भी अधिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। झूगे लियुन मुस्कुराया। आपका क्या मतलब है? जब ये शब्द निकले तो न केवल झोंगली लियू थोड़ा स्तब्ध रह गया, बल्कि वहां मौजूद लगभग सभी लोगों के दिमाग में कोहरा छा गया। वे चू फैंग और झूगे लियुन के रिश्ते के बारे में अपने अनुमानों को गहरा करने से खुद को रोक नहीं पाए। आप अपने शिष्य की हत्या का बदला लेने के लिए चू फैंग को मारना चाहते हैं। उसके गुरु के रूप में ये पूरी तरह से उचित है। हालांकि चू फैंग मेरा अपना शिष्य है। उसके गुरु के रूप में मैं अपने शिष्य की रक्षा करता हूँ। यह उचित भी है न? झूगे लियुन ने अपने हाथ फैलाए और उसने बहुत सहजता से यह कहा। उनके ये शब्द साफ आसमान में बिजली की चमक और शांत झील में गड़गड़ाहट की तरह थे। देखते ही देखते भीड़ में कोलाहल मच गया। क्या चू फैंग झूगे लियुन का शिष्य है? ये कब हुआ? ये सच नहीं है न? क्या मैंने गलत सुना? लेंग वुजुई ने इतने लंबे समय तक झूगे लियुन का अनुसरण किया, फिर भी उन्होंने औपचारिक रूप से उन्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। ये चू फैंग कब उनका शिष्य बन गया? चू फैंग के बारे में उन्हें कौन सी बात पसंद है? क्या ये चू फैंग की मार्शल खेती प्रतिभा है? इसका मतलब है कि चू फैंग में भी आत्मिक शक्ति है और झूगे लियुन उसे विश्व आत्मवादी बनाना चाहता है। भीड़ पूरी तरह भड़क गई और वे उस मामले के बारे में तरह तरह के अनुमान लगा रहे थे। यह अचानक हुआ और मौके पर मौजूद लोग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ये वाकई उनके छोटे दिलों पर चोट थी और वे समझ नहीं पाए कि उस समय क्या हुआ था। झूगे लियुन, ये कैसा मजाक है? आप कह रहे हैं कि यह लड़का आपका शिष्य है? झोंगली लियू के चेहरे पर भी आश्चर्य साफ झलक रहा था और उसे इस बात पर यकीन भी नहीं हो रहा था। अगर यह कहा जाता है कि वह अजीब है, तो झूगे लियुन उससे भी अजीब है। अगर शिष्यों को स्वीकार करने के लिए उसके पास कठोर आवश्यकताएं थीं,
तो झूगे लियुन के पास और भी कठोर आवश्यकताएं थीं। उसने ये भी सोचा कि झूगे लियुन अपने पूरे जीवन में एक भी शिष्य को स्वीकार नहीं करेगा। उसने अचानक एक शिष्य को क्यों स्वीकार किया, और वह भी चू फैंग। क्या मैं उस मामले में स्पष्ट नहीं था? झूगे लियुन मुस्कुराए, फिर बोले, कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से कहूंगा। यहाँ उपस्थित सभी लोग सुनिए, चू फैंग मेरा एकमात्र शिष्य है। अगर कोई उसकी उंगलियां भी छूने की हिम्मत करता है तो वह व्यक्ति मुझे, ज़ुगे लियुन को, अपना दुश्मन बना रहा है। चाहे वह कोई भी हो, मैं बिना किसी गलती के उसे मार डालूंगा। झूगे लियुन की आवाज़ बहुत मोटी थी और उसमें बहुत शक्तिशाली भेदक शक्ति थी। लोगों के महासागर को चीरते हुए ये जीवन और मृत्यु के चरण में घंटी की तरह गूंज उठा। जिसने भी इसे सुना वो दंग रह गया। उसी क्षण बहुत से लोग अवाक रह गए। हालांकि उन्हें अपने दिल में एक जवाब मिल गया। उन्हें आखिरकार पता चल गया कि चू फैंग ने गोंग लियुन को चुनौती देने की हिम्मत क्यों की, उसने आंतरिक दरबार के शिष्यों की साधना को नष्ट करने की हिम्मत क्यों की, और उसने वू जियो को मारने की हिम्मत क्यों की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक बहुत ही प्रभावशाली गुरु झूगे लियुन था। झोंग लियू, क्या तुम अब भी मेरे शिष्य पर हमला करने जा रहे हो? झूगे लियुन ने बेपरवाही से कहा। हम्फ। झोंग लियू का रंग बैंगनी हो गया और उसके चेहरे की सारी विशेषताएं विकृत हो गईं। वे जितना संभव हो सके उतने बदसूरत हो गए और एक ठंडी खर्राटे के साथ वह जीवन और मृत्यु के चरण में चलने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वह वू जियू के लिए झूगे लियुन पर हमला नहीं करने वाला था। रुको, लेकिन झोंगली येहू को जाने देने से पहले एक आत्मा संरचना ने पूरे जीवन और मृत्यु चरण को सील कर दिया और झोंगली येहू को जबरन उसके अंदर बंद कर दिया। झूगे लियुन, तुम क्या चाहते हो? जवाब में झोंगली येहू थोड़ा घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि इतना सब कुछ देने के बाद भी बूढ़ा आदमी उसे जाने देने को तैयार नहीं था। मैं अभी भी तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुमने सुना नहीं? झूगे लियुन भी नाखुश था और उसका स्वर स्पष्ट रूप से ठंडा हो गया था। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? झोंगली येहू सच में भयभीत था। एजियो ड्रैगन स्कूल के भीतर ये कहा जा सकता है कि वह न तो स्वर्ग से डरता था और न ही पृथ्वी से, लेकिन वह केवल एक व्यक्ति से डरता था, और वह था झूगे लियुन। चाहे वह विधि हो या साधना, वह उससे कमतर था। अगर तुम नहीं समझे तो मैं तुम्हें याद दिला सकता हूँ। चू फैंग को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना छोड़ दो। अगर चू फैंग को कोई परेशानी होती है तो मैं सबसे पहले तुम्हें ढूंढूंगा। उस समय कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारी रक्षा कर सके। झूगे लियुन ने बहुत जोर से कहा और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि झोंगली येहू कैसा महसूस कर रही है। जब सभी ने वह दृश्य देखा तो वे ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। एजियो ड्रैगन स्कूल में ये संभावना थी कि केवल झूगे लियुन ही झोंगली येहू से इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकता था। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं भविष्य में चू फैंग को नहीं छूऊंगा। अप्रत्याशित बात यह थी कि झूगे लियुन का सामना करते समय झोंगली येहू ने खंडन नहीं किया और भीड़ के सामने कठिन परिस्थिति का सामना करने पर उसने हार मान ली। लोगों को कैसे पता चलेगा कि झोंगली येहू के दिल की गहराई में वह झूगे लियुन से पूरी तरह से भयभीत था? केवल वे लोग ही इसे महसूस कर सकते हैं जिन्होंने झूगे लियुन के क्रूर तरीकों को देखा है। उस भयावहता के सामने चेहरा क्या था? यह एक पैसे के भी लायक नहीं था। हो, ये तो ऐसा ही है। झूगे लियुन ने खुद पर गर्व करते हुए मुस्कुराया, और उसकी हंसी के बाद जीवन और मृत्यु के चरण को घेरने वाली आत्मा संरचना भी गायब हो गई। झोंगली येहू का चेहरा अब गायब था और वह अब वहां नहीं रहा। वह तेजी से आगे बढ़ा और जीवन और मृत्यु के चरण को छोड़ दिया, फिर सभी की नजरों से ओझल हो गया। उसके बाद झूगे लियुन ने मंच के चारों ओर भीड़ पर नजर डाली। अंत में उसकी नजर आंतरिक अदालत के दंड विभाग के निदेशक लियू चेंगेन पर टिकी थी। उस पल लियू चेंगन का चेहरा बहुत बदल गया और उसका शरीर कांपने लगा। उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा और उसके माथे से बहुत सारा ठंडा पसीना बहने लगा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चू फैंग उसकी पीठ पीछे झूगे लियुन को पकड़ लेगा। वह एक ऐसा अस्तित्व था जिससे पूरा एजियो ड्रैगन स्कूल डरता था। वह सचमुच बहुत भयभीत था, इतना कि उसका शरीर कांप रहा था। हालांकि झूगे लियुन के बोलने के बाद ही उसे पता चला कि उसके सामने एक विपत्ति आने वाली है। तो यह आप ही है जो मेरे शिष्य को दंड देना चाहते हैं। अध्याय 172 स्पष्ट पुरस्कृत और स्पष्ट दंडित। मैं झूगे लियुन की पूछताछ का सामना करते समय लियू चेंगेन के जबड़े कांपने लगे और उसकी जीभ पर गांठ पड़ गई। वह पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाया। फुसफुसाहट। अचानक झूगे लियुन, जो जीवन और मृत्यु के मंच पर था, ने अपना हाथ हिलाया।
एक धमाके के साथ लियू चेंगेन, जो कई 100 मीटर दूर था, पीछे की ओर गिर गया। जब वह जमीन पर गिरा तो उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था। उसका चेहरा सूज गया था और वहां खून जैसा लाल हथेली का निशान भी था जो गहराई से अंकित था। बड़े झूगी, दया करो, बड़े झूगी, दया करो। मेरे पास आंखें थी लेकिन मैं माउंट ताई को नहीं पहचान पाया और मुझे नहीं पता था कि चू फैंग आपका शिष्य था। अगर मुझे पता होता तो भले ही मेरे पास हिम्मत होती, मैं हिम्मत नहीं करता। हवा में थप्पड़ खाने के बाद लियू चेंगेन जल्दी से फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि भीड़ क्या देख रही है। वह मंच पर मौजूद झूगे लियून की ओर हाथ जोड़कर लगातार झुकता रहा और जोर जोर से अपनी जान की भीख मांगता रहा। उस दृश्य को देखते हुए किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि लियू चेंगेन ने कोई सम्मान खो दिया है, बल्कि उन्हें लगा कि यह पूरी तरह से उचित था। जुगे लियून का सामना करते समय किसने उसकी बात मानने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि झोंगली येहू ने भी खंडन करने की हिम्मत नहीं की। एक साधारण आंतरिक दरबारी बुजुर्ग की तो बात ही छोड़िए, क्या कोई और है जिसे चू फैंग से कोई शिकायत है? झूगे लियून ने अपनी ठंडी निगाहें अपने आसपास की ओर घुमाई। उसकी ठंडी निगाहें हर जगह फैल गईं और उसका दबंग अंदाज सामने आ गया। उस पल कौन बोलने की हिम्मत करेगा? चाहे उन्हें चू फैंग से कोई शिकायत हो या वे उससे नाराज हों, सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया और अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गए। ऐसा लग रहा था मानो वे चू फैंग से कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, नहीं उन्होंने झूगे लियून के शिष्य के प्रति कोई हानिकारक विचार रखने की हिम्मत की। जैसे ही उसने ये देखा, झूगे लियून ने संतोष में अपना सिर हिलाया, फिर सूरो के पास गया और कहा, सूरो, तुमने पहले मेरे शिष्य की रक्षा करके उसके लिए एक अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें यह इनाम देता हूँ। झूगे लियून की कमर पर चमक चमक उठी और उसकी हथेली में एक गहरे हरे रंग की दवा दिखाई दी। वह दवा बहुत सुंदर थी। वह चमकीली, पारदर्शी थी और उसके चारों ओर प्रकाश घूम रहा था। वह खजाने की तरह चमकदार थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसमें जो ऊर्जा थी वह बहुत बड़ी थी। यहाँ तक कि आसपास की हवा भी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कि वह कांप रही हो, क्योंकि उस दवा में जो था वह गहन शक्ति थी, गहन औषधि। हर कोई बहुत हैरान था। यहाँ तक कि मुख्य बुजुर्गों ने भी प्रशंसा के भाव प्रकट किए, क्योंकि यह एक गहन औषधि थी। यह एक उच्च गुणवत्ता वाली गहन औषधि भी थी और इसकी कीमत बहुत अधिक थी। इसे महंगा और दुर्लभ दोनों कहा जा सकता है। यह एक ऐसा खजाना था जिसे आसानी से नहीं पाया जा सकता था और इसे भाग्य से खोजना पड़ता था। गहन क्षेत्र के लोगों के लिए इसका अनंत महान प्रभाव था। धन्यवाद एल्डर झूगे। सूरो की भी आंखें चमक उठी जब उसने प्रोफाउंड दवा देखी। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर खुशी की चमक थी। उसने ध्यान से प्रोफाउंड दवा को अपने हाथों में थाम लिया। प्रोफाउंड दवा बहुत महंगी थी, खास तौर पर उच्च गुणवत्ता वाली दवा। सूरो की हैसियत के बावजूद वह उन्हें अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। वास्तव में प्रोफाउंड क्षेत्र में कई लोग एक भी कम गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा नहीं खरीद सकते थे। इससे पता चलता है कि प्रोफाउंड दवा की कीमतें कितनी अधिक थीं। एल्डरली, आपका भी धन्यवाद। झूगे लियून ने एक और उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा निकाली और एल्डरली को दे दी। एल्डरली हल्के से मुस्कुराए और उनके चेहरे की झुर्रियां मुस्कान में बदल गईं। जब लोगों ने उनकी ओर देखा तो वे बिल्कुल भाप से पके हुए बन की तरह लग रहे थे, लेकिन वे एक खुश भाप से पके हुए बन थे। जुगे लियून के कार्यों ने कई शिष्यों और बुजुर्गों को लालच से दूर कर दिया। उच्च गुणवत्ता वाली गहन दवा उनके लिए अमूल्य खजाना थी। हालांकि जुगे लियून ने उन्हें बहुत उदारता से वितरित किया। हालांकि जो उन्हें सबसे ज्यादा चाहता था वह चू फैंग था। वे गहन औषधियाँ थीं। गहन औषधियाँ, वे उच्च गुणवत्ता वाली गहन औषधियाँ भी थीं, और उनमें से एक में भी जो गहन शक्ति थी उसकी तुलना मूल मोतियों से भी नहीं की जा सकती थी। अगर उसने एक भी निगल लिया तो कौन जानता था कि वह साधना के किस स्तर तक पहुंच जाएगा। चू फैंग की आत्मा शक्ति की जांच को महसूस करने में सक्षम होने के कारण झूगे लियून ने चू फैंग को एक भयंकर नज़र से देखा। आखिरकार वह जो कार्य कर रहा था वह चू फैंग की मदद करने के लिए था। वह सभी को बताना चाहता था कि वह उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो चू फैंग की देखभाल करना चाहते हैं। हालांकि वह निश्चित रूप से उन लोगों को पुरस्कृत करेगा जिन्होंने चू फैंग की मदद की। दूसरी ओर वह जो ड्रैगन स्कूल के मुख्य शिष्यों और मुख्य बुजुर्गों से कह रहे थे कि चू फैंग और गोंग लुयुन के बीच वे चू फैंग को नहीं चुन सकते थे, लेकिन उन्हें गोंग लुयुन की ओर ज्यादा झुकाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चू फैंग के पास उसके गुरु थे जो उसकी पीठ पीछे उसका समर्थन कर रहे थे। बदबूदार लड़का, मेरे साथ वापस आओ।
झूगी लियोन ने चू फैंग के कंधे को पकड़ लिया और आसपास की हवा की लहरों के बाद वे दोनों राक्षसों की तरह गायब हो गए। वास्तव में सामान्य लोग उन तरीकों का प्रदर्शन नहीं कर सकते थे जो विश्व आतंकवादी कर सकते थे। झूगी लियोन के चले जाने के बाद शांत भीड़ में एक बर्तन के फटने की तरह जोरदार विस्फोट हुआ और सभी प्रकार की चर्चाएं उबलते पानी की तरह शुरू हो गईं। ये बहुत गंभीर बात है। चू फैंग न केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है बल्कि उसके गुरु ज़ुगे लियोन भी हैं। भविष्य में कौन उसे छूने की हिम्मत करेगा? ये निश्चित रूप से स्वर्गीय बड़ी खबर थी। चू फैंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था क्योंकि वह मूल क्षेत्र के एक स्तर की अपनी साधना के साथ मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर मौजूद वू जियू को मारने में सक्षम था। वू जियू को मारने के बाद उसने अदृश्य रूप से एजियो ड्रैगन लीडरबोर्ड पर वू जियू की स्थिति को बदल दिया और एजियो ड्रैगन लीडरबोर्ड पर 9वें स्थान पर आ गया। हालांकि चू फैंग केवल 15 साल का था और एजियो ड्रैगन लीडरबोर्ड पर वह निस्संदेह सबसे कम उम्र का था। अगर एजियो ड्रैगन लीडरबोर्ड पर हर कोई प्रतिभाशाली होता तो चू फैंग सबसे कम उम्र का होता और उसमें सबसे ज्यादा संभावनाएं होती। आखिरकार गोंग लुयोन भी कमजोर की तरह मजबूत को नहीं हरा सकता था और अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार सकता था जो उससे 4 स्तर ऊपर था। इसके अलावा चू फैंग न केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था बल्कि उसकी पीठ के पीछे एक विशाल ढाल भी थी। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे एजियो ड्रैगन स्कूल के प्रमुख ने भी अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। विश्व अध्यात्मवादी ज़ुगे लियोन। उस दिन के बाद से एजियो ड्रैगन स्कूल में सभी को चू फैंग का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। आखिरकार चू फैंग में इतनी मजबूत प्रतिभा थी। 2 महीने से भी कम समय के साथ वह आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर से मूल क्षेत्र के पहले स्तर में प्रवेश कर गया। केवल स्वर्ग ही जानता होगा कि 10 महीनों में आयोजित युद्ध में वह किस क्षेत्र में पहुंचेगा। अपनी जबरदस्त युद्ध शक्ति के साथ शायद वह वास्तव में 1 वर्ष में आयोजित युद्ध में गोंग लुयोन के 3 हमलों को रोक सकता था और समझौते के अनुसार जब तक चू फैंग गोंग लुयोन के 3 हमलों को रोकने में सक्षम था वह जीत जाएगा। उस समय गोंग लुयोन को आत्महत्या करने की आवश्यकता होगी। पहले लोगों को लगता था कि चू फैंग गोंग लुयोन को चुनौती देते समय मरने की फिराक में था और उसकी जीत की संभावना शून्य थी। लेकिन आज के बाद उन्हें पता चला कि तय की गई लड़ाई में बहुत सस्पेंस था। कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये पता नहीं था। जब कोर जोन में हर कोई चू फैंग के बारे में चर्चा कर रहा था तो उसे ज़ुगे लियोन द्वारा पुराने महल में लाया गया। मास्टर, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। चू फैंग ने झूगे लियोन को अपना सम्मान दिया। अभी मुझे मास्टर मत कहो। मैंने तुम्हें जो किताब दी थी उसमें से तुमने कितना समझा? झूगे लियोन का स्वर अचानक ठंडा हो गया, जैसे कि पहले जैसी नम्रता नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अगर चू फैंग उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता तो वह सच में चू फैंग को मार डालेगा। हालांकि चू फैंग जो पहले से ही आत्मविश्वास से भरा हुआ था, झूगे लियोन के अनुरोध से कैसे डर सकता था। एक विचार के साथ गैस बढ़ गई और एक आत्मा संरचना जिसने उसे और झूगे लियोन को घेर लिया प्रकट हुई। ऐसा करने के बाद चू फैंग मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, मेरी तरफ देखिए। आपके शिष्य की समझ कैसी है? अध्याय 173। एक गुरु और शिष्य के बीच दिल से दिल की बातचीत। आप पहले से ही आत्मा संरचना का उपयोग इतनी कुशलता से कर सकते हैं। उस समय जब उसने अपने चारों ओर मौजूद आत्मा संरचना को देखा तो झूगे लियोन काफी स्तब्ध रह गया। हालांकि सफेद रंग के लबादे ने उसके चेहरे को ढक रखा था, चू फैंग अभी भी उसके हैरान और खुश रूप को महसूस कर सकता था। ये चू फैंग ने हंसते हुए कहा और उसने वास्तव में कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उसने चुपचाप ज़ुगे लियोन के शब्दों को स्वीकार कर लिया। आखिरकार उस समय उसका कुशल स्पिरिट फॉर्मेशन पहले से ही ज़ुगे लियोन के सामने प्रदर्शित हो रहा था। चू फैंग, क्या आप इस आत्मा संरचना में किसी भी बदलाव को नियंत्रित कर सकते हैं? अचानक झूगे लियोन ने फिर से बात की। मास्टर, आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं? चू फैंग ने पूछा। रूप के संदर्भ में परिवर्तन, झूगे लियोन ने कहा। हम जैसे ही झूगे लियोन ने बोलना समाप्त किया, उनके चारों ओर मौजूद आत्मा संरचना गायब हो गई और कई और आत्मा संरचनाएं फिर से प्रकट हुईं। इस बार आत्मा संरचना ने दोनों को अंदर से बंद नहीं किया और यह केवल चू फैंग के हाथ पर दिखाई दी। पहले तो पारभासी आत्मा संरचना केवल उसकी हथेली जितनी बड़ी थी और चू फैंग के हाथ में ये सर्पिल आकार में थी। हालांकि जैसे जैसे चू फैंग ने इसे नियंत्रित करना जारी रखा, ये धीरे धीरे उसके हाथ से छूट गई और धीरे धीरे बड़ी होती गई। कभी कभी यह आयताकार होती थी, कभी कभी यह गोलाकार होती थी और कभी कभी ये 5 कोनों वाला तारा भी होती थी। ये वास्तव में उसकी इच्छानुसार बदल जाती थी।
केवल कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी वह कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे वह नहीं कर सकता था। चू फैंग, क्या आप विश्व आत्मा कंपास में सक्षम हैं? झूगे लियुन ने फिर पूछा। चू फैंग ने सिर हिलाया और विश्व आत्मा कंपास निकाला। उसने बताया कि उस पर क्या क्या चीजें हैं और विभिन्न प्रतीक क्या दर्शाते हैं। एग्गी के मार्गदर्शन में वह इसे अपने हाथ की तरह जानता था। उसके बाद झूगे लियुन ने चू फैंग से कुछ और सवाल पूछे और वे ज्ञान उस किताब पर दर्ज थे जो उसने उसे दी थी। अगर एग्गी वहां नहीं भी होता तो भी वह आसानी से सवालों के जवाब दे सकता था। उसके भीतर के अर्थों पर उसका विश्लेषण बेहद गहन था। अच्छा। जांच के बाद झूगे लियुन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने 3 गुड्स कहे। हालांकि वे 3 शब्द उसकी मौजूदा सदमे की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त थे। मैं, झूगे लियुन, एक ऐसे व्यक्ति को खोजना चाहता था जो इतना योग्य हो कि मैं उसे अपनी तकनीकें सिखा सकूं। मैंने अपना आधा जीवन खोज में लगा दिया और आखिरकार मुझे एक योग्य शिष्य मिल गया। जैसे ही झूगे लियुन ने अपने सामने खड़े चू फैंग को देखा, वह सिर हिलाता रहा। हालांकि चू फैंग को पहले थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन वर्तमान में चू फैंग का प्रदर्शन उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। गुरु, मुझे आपको अपना सम्मान देने दीजिए। चू फैंग ने फर्श पर आधा घुटने टेक दिए और अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया। उन्होंने अपने गुरु के प्रति एक शिष्य के रूप में झूगे लियुन को अपना सम्मान दिया। आप स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान हैं और भविष्य में आप निश्चित रूप से एक प्रभावशाली विश्व अध्यात्मवादी बनेंगे, जिनकी उपलब्धियां निश्चित रूप से मुझसे भी अधिक होंगी। हालांकि दुख की बात है कि मैं केवल आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं, आपको सिखा नहीं सकता। हालांकि यदि आप इच्छुक हैं तो आप मुझे अभी भी मास्टर कह सकते हैं। झूगे लियुन ने अपनी पीठ झुकाई, ऊपर गया और चू फैंग को सहारा दिया। आप मेरे स्वामी हैं, मेरे एकमात्र स्वामी, चू फैंग ने अत्यंत दृढ़ स्वर में कहा और उसके स्वर में सम्मान भरा हुआ था। हाँ, अच्छा, मैं वास्तव में गलत नहीं हूँ। हालांकि झूगे लियुन ने सही तौर पर ऐसा कहा, लेकिन जाहिर है उसे चू फैंग द्वारा कहे गए अंतिम कुछ शब्द पसंद आए। आखिरकार कोई भी योग्य व्यक्ति अपने कौशल को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रतिभाशाली शिष्य को ढूंढना पसंद करता है। संयोग से झूगे लियुन एक योग्य व्यक्ति था और चू फैंग एक प्रतिभाशाली शिष्य था। उसके बाद झूगे लियुन ने अपना हाथ कॉस्मोसेक पर रखा जो उसकी कमर पर था और प्रतीक प्रकाश के साथ चमकने लगे। उसकी हथेली में मुट्ठी भर मूल मोती दिखाई दिए। एक नज़र में चू फैंग बता सकता था कि वहां 100 मूल मोती थे। फैंगर, तुम्हारे और गोंग लुयुन के बीच युद्ध की तारीख नजदीक आ रही है। तुम्हारे गुरु के रूप में मैं तुम्हारी हर तरह से मदद कर सकता हूँ। ये मूल मोती ले लो क्योंकि मुझे विश्वास है कि वे तुम्हारी थोड़ी मदद करेंगे। गुरु, आपका धन्यवाद। चू फैंग ने ओरिजिन मोतियों को अपने हाथों में ले लिया। वह पहले से ही जानता था कि झूगे लियुन काफी अमीर है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह इतना उदार है और उसे एक साथ इतने सारे ओरिजिन मोती दे दिए। चू फैंग का दिल भर आया। वह बहुत भावुक हो गया। उसने ऐसा नहीं सोचा कि 100 मूल मोती झूगे लियुन की दौलत के कारण कुछ भी नहीं थे। आखिरकार वे अभी भी काफी महंगी वस्तुएं थीं। हालांकि अजूर ड्रैगन स्कूल से झूगे लियुन को हर महीने एक प्रोफाउंड बीज चढ़ाने की अफवाह थी, लेकिन जैसे जैसे चू फैंग को समझ में आया, उसे लगा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। हो सकता है कि वास्तविकता ऐसी न हो। वह जानता था कि उच्च गुणवत्ता वाली गहन औषधि गहन मन का अत्यंत दुर्लभ थी। इसे एक अमूल्य खजाना कहा जा सकता है क्योंकि गहन मन के में निहित गहन शक्ति बहुत बड़ी थी। इसका वही प्रभाव था जो आध्यात्मिक मनकों का आत्मा के क्षेत्र में लोगों पर होता है। चूंकि जो लोग गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे, उनके पास सफलता पाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए यह उन्हें उस दुर्गम बाधा को पार करने में मदद करेगा। यह उन्हें स्वर्ग के क्षेत्र में प्रवेश करते समय पूरी तरह से नई शक्ति प्राप्त करने में मदद करेगा जो उन्हें क्षितिज की ओर यात्रा करने की अनुमति देगा। इससे ये देखा जा सकता है कि प्रोफाउंड मोती कितने कीमती थे। दूसरे दर्जे के एजो ड्रैगन स्कूल की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि पहले दर्जे का स्कूल लिंग्यून स्कूल भी इतना अमीर नहीं था कि वह हर महीने एक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट को एक प्रोफाउंड मोती दे सके। इसलिए चू फैंग को लगा कि झूगे लियुन के प्रसाद के बारे में अनुमान केवल अफवाहें थीं। हर महीने एक प्रोफाउंड बीज का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि हर महीने एक उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा भी एक बहुत बड़ा खर्च था। आखिरकार सामान्य लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा पहले से ही एक अमूल्य खजाना थी। अन्यथा वर्मिलियन बद सिटी के स्वामी सुरो की बड़ी मिस उस समय इतनी खुश नहीं होती जब उसने झूगे लियुन द्वारा उसे दी गई उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा देखी।
100 मूल मोतियों को दूर रखने के बाद चू फैंग अपने दिल में बहुत खुश था। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि अपनी साधना में मदद करने के लिए महंगे मूल मोतियों का उपयोग करने के बाद वह किस क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इसके अलावा जिस नज़र से उसने ज़ुगे लियुन को देखा, वह अपने दिल से कुछ ज्यादा ही सम्मान और कृतज्ञता को नज़रअंदाज नहीं कर सका। हालांकि ज़ुगे लियुन काफ़ी अमीर था, फिर भी उसे खुद को विकसित करने की ज़रूरत थी। इसके अलावा अगर दूसरे लोग अमीर थे तो वह उनका था। अगर उन्होंने आपको कुछ दिया तो इसलिए क्योंकि उनके पास अच्छे प्रभाव थे, और अगर नहीं तो भी वह उचित था क्योंकि किसी पर किसी का कोई कर्ज नहीं था। हालांकि चू फैंग को ज्यादा समय तक जानने के बाद ज़ुगे लियुन ने चू फैंग की इतनी बड़ी मदद की। ये देखा जा सकता था कि उसके मन में चू फैंग के बारे में बहुत अच्छी धारणा थी। तुम थोड़े जिद्दी हो और तुम्हें अपने आप को संयमित करने की ज़रूरत है, वरना तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से गोंग लुयुन से लड़ सकते हो। अगर तुम हार भी गए तो भी मैं तुम्हारी जान की रक्षा करूंगा। ज़ुगे लियुन ने फिर से कहा। हे, चू फैंग ने ज़ुगे लियुन के शब्दों पर केवल हंसी उड़ाई। वह ये नहीं कह सकता था कि उसका लक्ष्य गोंग लुयुन को मारना था, है न? हालांकि चू फैंग के स्पिरिट फॉर्मेशन में कौशल को देखने के बाद ज़ुगे लियुन ने चू फैंग के प्रति अपना स्नेह बिना छुपाए दिखाया। गुरु और शिष्य ने बहुत देर तक बातचीत की, और जितना अधिक वे बातचीत करते उतना ही वे इसमें और अधिक डूबते चले गए। अंत में ज़ुगे लियुन ने चू फैंग के लिए खुद ही बढ़िया व्यंजन बनाए। हालांकि वे बहुत स्वादिष्ट नहीं थे, लेकिन वे दिखने में, महकने में और स्वाद में बहुत अच्छे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक विश्व अध्यात्मवादी ज़ुगे लियुन ने खुद ही व्यंजन बनाए थे। ये संभव है कि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हों जो उनके बनाए व्यंजन खा सकें। अध्याय 174 पूछताछ। जैसे जैसे वे खाते पीते गए, गुरु और शिष्य और भी अधिक प्रसन्नता से बातें करने लगे। ज़ुगे लियुन जो हमेशा लोगों को निर्दयता का एहसास दिलाता था, उसने चू फैंग के प्रति अपने दिल में एक दीवार खड़ी कर दी। ये देखा जा सकता था कि वह वास्तव में चू फैंग को एक बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अपने स्वयं के भरोसेमंद शिष्य के रूप में देखता था। चू फैंग को पता चला कि जब ज़ुगे लियुन छोटा था तो उसके परिवार की स्थिति खराब नहीं थी। हालांकि क्योंकि उसके माता पिता ने लिंग्यून स्कूल के एक बड़े व्यक्ति को नाराज कर दिया था, इसलिए उनके पास अपनी जान बचाने के लिए भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भागते समय कोई उन्हें धोखा देगा। जब उस बड़े स्कूल के लोग उनका पीछा करते हुए आए तो उन्होंने उनके परिवार के किसी भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ा। केवल ज़ुगे लियुन ही भागने में सफल रहा। भागने की कीमत उसके माता पिता की बेरहमी से हत्या थी। उसके बाद से ज़ुगे लियुन ने बहुत कम ही किसी पर भरोसा किया। ये कहा जा सकता है कि उसके दिल में बाहरी लोगों के प्रति एक तरह की ठंडक थी, जैसे कोई दीवार जो उसे अलग करती हो। जब वह युवा थे तो ये ठीक था। हालांकि जब उम्र बढ़ती है तो व्यक्ति हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता है जिस पर वह भरोसा कर सके, ताकि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसकी योग्यताओं को आगे बढ़ा सके। ज़ुगे लियुन कोई अपवाद नहीं थे। शुरू में लेंग वुजुई ने उसे अच्छे इंप्रेशन दिए। हालांकि बाद में उसे पता चला कि लेंग वुजुई बहुत स्वार्थी था और जब वह कुछ करता था तो बहुत ज्यादा अतिवादी होता था। उसका कोई दोस्त नहीं था और उसके पास सिर्फ औजार थे जिनका वह इस्तेमाल करता था। वह ज़ुगे लियुन के भरोसे के लायक नहीं था। हालांकि प्रतिभा की दृष्टि से ग्रीन प्रांत में, विशेष रूप से एजो ड्रैगन स्कूल में, लेंग वुजुई जैसे युवा को ढूंढना काफी चुनौतीपूर्ण था। तो ज़ुगे लियुन मुश्किल स्थिति में था। वह इस बात को लेकर झिझक रहा था कि क्या अपनी विरासत लेंग वुजुई को सौंपे। लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग ज़ुगे लियुन की नज़र में आ गया। वास्तव में ज़ुगे लियुन को पहले से ही चू फैंग की पहचान का पता चल गया था। उसने पाया कि चू फैंग जब भी कुछ करता था तो थोड़ा उतावला हो जाता था, लेकिन उसके काम नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थे, बल्कि कई स्थितियों में उसने अपने करीबी लोगों के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी। शायद किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र में चू फैंग की हरकतें बिना सोचे समझे की गई थी। हालांकि ज़ुगे लियुन को यह अजीब तरह से पसंद आया। जहां तक लेंग वुजुई की बात है तो यह वास्तव में केवल एक परीक्षा थी जो ज़ुगे लियुन ने उसे दी थी। लेकिन दुख की बात है कि अंत में लेंग वुजुई ने ज़ुगे लियुन को निराश कर दिया। गुरुजी, विश्व अध्यात्मवादियों और विश्व आत्माओं के बीच आत्मा कनेक्शन अनुबंध के बाद क्या ऐसी स्थिति घटित होगी? किसी खास कारण से विश्व आत्मा बुरी तरह घायल हो जाती है और विश्व आत्मा स्थान से गायब हो जाती है। विश्व आत्मावादी अपनी आभा का कोई निशान महसूस नहीं कर सकता,
लेकिन आत्मा कनेक्शन अनुबंध अभी भी बना हुआ है। जैसा कि जुगे लियून उत्साहित था, चू फैंग ने एग्गी के बारे में जानकारी मांगी। मम्मा, ऐसी स्थिति हो सकती है। विश्व आत्मा और विश्व प्रेतवादी के बीच अनुबंध के बाद उनके लिए आध्यात्मिक दुनिया में वापस लौटना मुश्किल होगा। जब तक अनुबंध रद्द नहीं हो जाता या विश्व आत्मा के पास जबरदस्त तरीके नहीं होते, तब तक उन्हें अपने पूरे जीवन के लिए विश्व प्रेतवादी की आध्यात्मिक दुनिया में रहना होगा, जिसका मतलब विश्व आत्मा स्थान के भीतर भी है। कभी कभी आपने जो स्थिति बताई है वह घटित होगी। आखिरकार विश्व आत्माएं अपने विश्व आत्मावादी के लिए लड़ेंगी और लड़ाइयों से वे आमतौर पर घायल हो जाएंगी। हालांकि अगर विश्व आत्मा अनुबंध नष्ट नहीं होता है तो इसका मतलब है कि विश्व आत्मा अभी भी जीवित है। वे बस बुरी तरह घायल हो जाएंगे और उन्हें ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। झूगे लियून ने कहा, ठीक होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? चू फैंग अपने दिल में पागलों की तरह खुश था। जब तक एग्गी ठीक है उसे चिंता नहीं होगी। ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर यह जल्दी हुआ तो 10 या 8 साल, अगर यह धीमा हुआ तो 100 साल तक। झूगे लियून ने उदासीनता से कहा, क्या इतना लंबा? उन शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग को लगा जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। अगर यह जल्दी हुआ तो 10 या 8 साल, अगर यह धीमा हुआ तो 100 साल तक। क्या इसका मतलब यह था कि वह कम से कम 10 साल तक एग्गी को नहीं देख सकता था, या संभवतः अपने पूरे जीवन काल तक? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुमने पहले से ही किसी विश्व आत्मा के साथ कोई अनुबंध नहीं किया है? झूगे लियून ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं बस उत्सुक हूँ। चू फैंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। एग्गी उसका रहस्य था और वह अभी तक किसी को यह नहीं बता सकता था। मैंने भी सोचा था कि तुम इतनी बेतुकी बात नहीं करोगे। विश्व आत्माएं बहुत ही गर्वित प्राणी हैं और वे बहुत ही बुद्धिमान भी हैं। उनकी बुद्धिमत्ता मनुष्यों से कम नहीं है, बल्कि शायद उससे भी अधिक है। ईमानदारी से कहूँ तो आपके गुरु मेरे आध्यात्मिक संसार में पहले से ही ऐसी ही एक विश्व आत्मा है। हालांकि अब तक उसे भेद देने के बाद भी वह मेरे साथ अनुबंध स्थापित करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि विश्व आत्मा के साथ अनुबंध करने से आत्मा निर्माण शक्ति पर नियंत्रण और अपनी स्वयं की साधना में बहुत मदद मिलेगी, जबकि यह अनगिनत विश्व आत्मवादियों का सपना भी है, लेकिन वास्तव में विश्व आत्मा की स्वीकृति प्राप्त करना बहुत कठिन है। झूगे लियून के स्वर में गर्व था, लेकिन निराशा भी थी। उन्हें गर्व था क्योंकि एक विश्व अध्यात्मवादी के रूप में उन्होंने एक विश्व आत्मा के साथ सफलतापूर्वक संवाद किया था और विश्व आत्मा ने उनके साथ अनुबंध करने में रुचि दिखाई थी। हालांकि वह निराश था क्योंकि उसके साथ अनुबंध बनाने में रुचि होने के बावजूद आखिरकार उसने अभी तक अनुबंध नहीं बनाया था, जिसका मतलब ये भी था कि उसे विश्व आत्मा की स्वीकृति नहीं मिली थी। इसके अलावा वह काफी बूढ़ा हो गया था और वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह अपने बचे हुए वर्षों में उस विश्व आत्मा के साथ अनुबंध बना सकता है या नहीं। झूगे लियून की बातें सुनने के बाद चू फैंग मन ही मन खुश हुआ। खुश इसलिए क्योंकि उसके पास एक अच्छा परिवार था, क्योंकि उन्होंने उसके वर्ल्ड स्पिरिट स्पेस में 2 वर्ल्ड स्पिरिट्स को सील कर दिया था। उसने उनमें से एक के साथ एक अनुबंध भी किया था, या फिर अगर उसे खुद ही कुछ खोजना पड़ा तो कौन जानता है कि उसे विश्व आत्मा के साथ अनुबंध करने में कितना समय लगेगा। अगर वह चीजों को सही तरीके से नहीं संभालता तो वह झूगे लियून की तरह होगा और शायद अपने पूरे जीवन में विश्व आत्मा के साथ अनुबंध स्थापित करने में भी असमर्थ होगा। हालांकि चू फैंग अपने परिवार के प्रति आभारी था, इसलिए वह उनके बारे में याद किए बिना नहीं रह सका। उसने जो सुराग देखे उससे पता चलता है कि उसका परिवार, या कम से कम उसके माता पिता, बहुत मजबूत थे और उन्होंने जो तरीके अपनाए वे सामान्य ज्ञान से परे थे। पिछले कई 100 वर्षों में 9 प्रांतों के महाद्वीप पर कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था, इसलिए वह जानता था कि उसके माता पिता 9 प्रांतों से नहीं थे। दुनिया बहुत बड़ी थी और 9 प्रांतों का महाद्वीप उस दुनिया के भीतर एक हिमखंड का कोना मात्र था। चू फैंग को नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी थी, लेकिन वह कल्पना कर सकता था कि यह बेहद खतरनाक थी। इतनी खतरनाक कि उसके माता पिता जो इतने ताकतवर थे, उनके पास उसे दूसरों के हवाले करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुरु, अगर विश्व आत्मा वास्तव में गंभीर रूप से घायल हो जाती है तो खुद को ठीक करने के अलावा क्या हम विश्व आत्मावादी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? अधिक बातचीत के बाद चू फैंग ने चतुराई से विषय को वापस उसी ओर मोड़ दिया। हाँ, जरूर है, बेशक है। विश्व आत्माएं विश्व आत्मवादियों के साथ एक अनुबंध क्यों बनाती है और अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार है जिसमें वे रहते थे और इस तरह के छोटे आध्यात्मिक विश्व में कैद होने के लिए भी तैयार है? इसका कारण यह है कि जीवित लोगों की दुनिया उनके लिए बहुत फायदेमंद है।
विश्व आत्मा का जीवन बहुत लंबा होता है। वे हमारे जैसे नहीं हैं, जहां हमारा जीवन 100 साल से ज्यादा नहीं होता, चाहे हमारी साधना कितनी भी मजबूत क्यों न हो। विश्व आत्माएं कम से कम 300 साल तक जीवित रह सकती हैं। अफवाहों के अनुसार कुछ मजबूत विश्व आत्माएं कई हजार साल तक भी जीवित रह सकती हैं। इसलिए विश्व आत्माएं विश्व आत्मवादियों के साथ एक अनुबंध स्थापित करने और छोटी आध्यात्मिक दुनिया में रहने के लिए तैयार हैं। जब विश्व आत्मवादी मर जाता है तो अनुबंध रद्द हो जाता है और विश्व आत्माओं की दुनिया में वापस जाने में सक्षम हो जाती है। उस समय विश्व आत्मवादी से उन्हें जो कुछ भी मिला वह विश्व आत्माओं की दुनिया में उनका अपना पैर बन जाता है। अध्याय 175 आत्मा प्रांत। ऐसे अनंत और कभी न खत्म होने वाले लाभ हैं जो विश्व आत्माएं जीवित दुनिया से प्राप्त कर सकती हैं। उदाहरण के लिए मूल स्रोत ऊर्जा के अलावा जो उनकी साधना को बढ़ा सकती है, ऐसी कई अन्य चीजें भी हैं जो उनके शरीर को मजबूत कर सकती हैं, या यहाँ तक कि विशेष रक्त जैसी चीजें भी। जैसा कि आपने कहा, जब विश्व आत्मा घायल हो जाती है, आध्यात्मिक दुनिया से गायब हो जाती है और उसके पास विश्व प्रेतवादी से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं होता, तो आपको क्या करना चाहिए? वास्तव में इसके तरीके हैं। जहां तक मुझे पता है वहां एक विशेष फल है जिसे स्पिरिट फ्रूट कहा जाता है। स्पिरिट फ्रूट का वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट्स पर एक खास प्रभाव होता है। वे अपने स्पिरिट फॉर्मेशन की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं और अपनी स्पिरिट पावर को भी मजबूत कर सकते हैं। हालांकि वर्ल्ड स्पिरिट्स के लिए इसका और भी बड़ा प्रभाव है, और वह है उनकी शक्ति को फिर से भरना। स्पिरिट फ्रूट वह चीज कहाँ मिलती है? आप इसे कहाँ से खरीद सकते हैं? चू फैंग खुश हो गया और ऐसा लगा जैसे बादलों को किनारे कर दिया गया हो और सूरज दिखाई दे रहा हो। उसे आखिरकार एग्गी को बचाने की उम्मीद दिखी। क्या आपको लगता है कि स्पिरिट फ्रूट जैसी कीमती चीज खरीदी जा सकती है? लेकिन जहां तक मुझे पता है 9 प्रांतों में वास्तव में एक जगह है जहां स्पिरिट फ्रूट है। झूगी लियुन ने कहा। कहाँ? चू फैंग ने ध्यान से पूछा। आत्मा प्रांत। आत्मा प्रांत, ये सही है। स्पिरिट प्रांत 9 प्रांतों में से एक है। वहाँ एक विश्व आत्मा संघ है, और विश्व आत्मा संघ को वह क्षेत्र कहा जा सकता है जहाँ 9 प्रांतों में सबसे अधिक संख्या में विश्व आत्मावादी एकत्रित होते हैं। उस क्षेत्र में विश्व आत्मावादी बहुत सारी अच्छी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। विश्व आत्मा संघ के भीतर वहाँ एक विशेष फल लगाया गया है, और वह आत्मा फल होगा। झूगी लियुन ने कहा। आत्मिक प्रांत। गुरु, वहाँ और एजोर प्रांत के बीच कितनी दूरी है? चू फैंग ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि उसे एजोर प्रांत के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन वह 9 प्रांतों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। स्पिरिट प्रांत और एजोर प्रांत पड़ोसी हैं। हालांकि सड़क बहुत नजदीक नहीं है। अगर हम वापस जाएं तो आधा महीना काफी होगा। जुगे लियुन मुस्कुराए, फिर चू फैंग से पूछा, आपको ये स्पिरिट फ्रूट काफी पसंद है न? बेशक मुझे ये पसंद है। क्या आपने नहीं कहा था कि आत्मा फल व्यक्ति की आत्मा निर्माण गुणवत्ता और आत्मा शक्ति को भी बढ़ाएगा? चू फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस विषय पर स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीक में आपकी वर्तमान दक्षता के साथ अब सफेद लबादा के लिए परीक्षा लेने का समय आ गया है। झूगी लियुन ने कहा। सफेद लबादा? जो सफेद लबादा तुमने पहना हुआ है, इसका क्या उपयोग है? चू फैंग ने पूछा, हालांकि वह जानता था। हाँ, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा। यह एक विश्व अध्यात्मवादी की स्थिति और ताकत का प्रतीक है। यदि आप ऐसी मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी ताकत से इसे प्राप्त करने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। विश्व अध्यात्मवादी की शक्ति के अनुसार विश्व अध्यात्मवादी स्तर 3 प्रकार के होते हैं। सफेद लबादा, भूरा लबादा और नीला लबादा। सफेद लबादा पाना सबसे आसान है। अभी आप जो कर सकते हैं उसके हिसाब से आपके लिए सफेद लबादा पाना और सफेद लबादा वाला विश्व प्रेतात्मा बनना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। जब सफेद लबादे की तुलना में ग्रे लबादा बहुत ज्यादा कठोर होता है। स्पिरिट फॉर्मेशन पावर के लिए सार की जरूरत होती है, और एजोर प्रांत में 2 से ज्यादा ग्रे लबादा वाले वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट नहीं होते। पहला है शेख स्कूल, लिंग्यून स्कूल में विश्व अध्यात्मवादी है, और दूसरा किलिन राजकुमार की हवेली में विश्व अध्यात्मवादी है। झूगे लियुन ने बहुत गंभीरता से कहा। जब उसने उन 2 लोगों का जिक्र किया तो वह अपने लहजे में कुछ सम्मान दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या 2 से अधिक ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट नहीं हैं और उनके पास इतनी प्रभावशाली स्थिति है? चू फैंग को अपने दिल में बहुत झटका लगा, क्योंकि जिस लड़की को उसने व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज में देखा था वह स्पष्ट रूप से एक ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट थी। जहां तक ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट की बात है, वे लोग किंवदंतियों की तरह हैं। एजोर प्रांत में ऐसा कोई नहीं है,
और अन्य प्रांतों में भी कोई नहीं है। केवल स्पिरिट प्रांत में ही ऐसा महान वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है। झूगे लियुन ने कहना जारी रखा। हालांकि ज़ुगे लियुन ने जो कहा और एग्गी ने जो कहा, उसकी तुलना करने पर पता चला कि दो प्रकार कम थे। वे थे ब्लू क्लोक के बाद पर्पल क्लोक और गोल्ड क्लोक। इससे ये देखा जा सकता है कि अनुभव के मामले में एग्गी ज़ुगे लियुन से बेहतर था। इतने सारे विश्व अध्यात्मवादी आत्मा प्रांत में क्यों इकट्ठा होते हैं? क्या इसमें कुछ खास बात है? चू फैंग ने खुद से कहा। आप सही कह रहे हैं। स्पिरिट प्रांत को विश्व स्पिरिटिस्टों की पवित्र भूमि कहा जा सकता है। 9 प्रांतों में 2 सबसे मजबूत विश्व स्पिरिटिस्ट शक्तियां वहां स्थित हैं। पहला विश्व स्पिरिट गिल्ड है और 9 प्रांतों में सबसे मजबूत विश्व स्पिरिटिस्ट वहां एकत्र हुए हैं। विश्व स्पिरिटिस्ट की स्थिति के लिए सभी परीक्षाएं वहां की जानी चाहिए। दूसरा है जी कबीला। हालांकि जी कबीला वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड जितना बड़ा नहीं है, लेकिन हर एक कबीले का सदस्य स्पिरिट पावर के साथ पैदा होता है और वे काफी प्रभावशाली महान कबीले हैं। अफवाहों के अनुसार वे स्पिरिट प्रांत के स्वामी थे, लेकिन क्योंकि कबीले के सदस्य बहुत कम थे, इसलिए शासन करने की शक्ति धीरे धीरे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड को दे दी गई। हालांकि वे अभी भी एक ऐसी शक्ति है जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता है और वे दोनों स्पिरिट प्रांत की पवित्र भूमि को साझा करते हैं। झूगे लियुन ने कहा, मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि दुनिया वाकई बहुत बड़ी है। यहाँ एक खास कबीला भी है और हर कबीला सदस्य आत्मिक शक्ति के साथ पैदा होता है। चू फैंग ने मन ही मन प्रशंसा में आह भरी। 10,000 में से एक के पास भी आत्मिक शक्ति नहीं थी और एजोर प्रांत में हर व्यक्ति जिसके पास आत्मिक शक्ति थी उसे प्रतिभाशाली माना जाता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके पड़ोसी प्रांत में इतना प्रभावशाली कबीला था। हर एक कबीले के सदस्य के पास आत्मिक शक्ति थी। ये कैसा विचार था और वह कबीला कितना शक्तिशाली होगा। हो, तुम सही हो। दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें अनगिनत शक्तिशाली लोग हैं। विशेष रक्त वाले कई कबीले हैं और स्पिरिट प्रांत में जी कबीले के अलावा 9 प्रांतों में एक और भी शक्तिशाली कबीला है। झूगे लियुन ने कहा, एक और भी मजबूत कबीला? गुरु, वो कौन सा कबीला है? चू फैंग बेहद उत्सुक था। जी कबीला पहले से ही किसी को भी चौंका सकता है। उससे भी अधिक शक्तिशाली कबीला कैसा दिखेगा? ये 9 प्रांतों का वर्तमान अधिपति जयांग राजवंश है। जयांग राजवंश एक विशेष वंश है। उन्होंने खुद को जयांग राजवंश इसलिए कहा क्योंकि जयांग राजवंश के हर एक व्यक्ति में उनके खून की वजह से बहुत ताकत है। उनके पास भयानक युद्ध कौशल है जो सामान्य लोगों में नहीं होता। यही कारण है कि जयांग राजवंश इतने लंबे समय तक 9 प्रांतों का अधिपति बना रहा और कभी खत्म नहीं हुआ। झूगे लियुन ने समझाना जारी रखा। जयांग राजवंश एक विशेष वंश है। कोई आश्चर्य नहीं। चू फैंग को एक और खबर पता चली जिसने उसे चौंका दिया। तारीख को देखते हुए वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड द्वारा आयोजित मासिक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट व्हाइट क्लोक परीक्षा जल्द ही नजदीक आ रही है। वापस जाओ और तैयारी करो। मैं तुम्हें कल सुबह स्पिरिट प्रांत में ले जाऊंगा। झूगे लियुन ने कहा। वास्तव में उन शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग को कोई झटका नहीं लगा, बल्कि वह बेहद और पागलपन से खुश था, क्योंकि भले ही ज़ुगे लियुन ने ऐसा नहीं कहा था, वह भी आत्मा प्रांत जाने की योजना बना रहा था। चू फैंग के स्पिरिट प्रांत में जाने का कारण वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट के लिए किसी व्हाइट क्लोक परीक्षा के लिए नहीं था, क्योंकि अगर वे स्टेटस के बारे में बात कर रहे थे तो उसके पास पहले से ही अपने कॉस्मोस सेक्ट में वर्ल्ड स्पिरिट ग्रे क्लोक था। वह ग्रे क्लोक निश्चित रूप से व्हाइट क्लोक से ज्यादा महंगा था और जिस स्टेटस का वह प्रतिनिधित्व करता था वह और भी डरावना था। स्वाभाविक रूप से चू फैंग को स्पिरिट प्रांत की ओर आकर्षित करने वाली चीज स्पिरिट फल था। वह अजीब चीज जो एग्गी को जगा सकती थी। अध्याय 176 सगाई में उन्नति। क्या यह नकली होगा? जल्दी से जाओ। हालांकि तुमने स्पिरिट फॉर्मेशन की मूल बातें समझ ली हैं, लेकिन वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट के लिए व्हाइट क्लोक परीक्षा इतनी सरल नहीं है। यह उन पिछली परीक्षाओं से बिल्कुल अलग होगी जो तुमने अनुभव की है। बेहतर होगा कि तुम अपने दिल में तैयार रहो ताकि तुम इसमें असफल न हो जाओ और पीछे न हटो। झूगे लियुन ने कुछ घूंसे मारे और कहा, हे, चिंता मत करो मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा और आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं खोऊंगा। चू फैंग खुशी खुशी चला गया। ये जानने के बाद कि एग्गी को कैसे बचाया जा सकता है, उसका तनावग्रस्त दिल शांत हो गया। ज़ुगे लियुन के किसी भी संदेह से बचने के लिए चू फैंग ने 100 मूल मोतियों को परिष्कृत नहीं किया। वह बस जल्दी सो गया और उस रात वह बहुत शांति से सोया। अगले दिन की सुबह आकाश में केवल हल्की रोशनी थी। जैसा कि तय हुआ था, चू फैंग झूगे लियुन के निवास पर गया। हालांकि महल के सामने वाले चौक में
लोगों ने पहाड़ और समुद्र का निर्माण किया था। वहां बहुत से शिष्य और बुजुर्ग एकत्र हुए थे। भीड़ से गुजरने के बाद चू फैंग ने आश्चर्य से देखा कि चौक के केंद्र में झूगे लियोन खड़ा था और उसके पीछे 2 विशाल सफेद सिर वाले ईगल थे। वे चीलें बहुत बड़ी थीं। जब वे वहां खड़े थे तो उनकी लंबाई 3 मीटर थी। उनके बड़े बड़े पंजे नुकीले ब्लेड जैसे थे और जब वे अपनी तीखी चील जैसी आंखों से भीड़ को देखते थे तो उनके अंदर डर का एक भी निशान नहीं था, बल्कि उनमें गर्व था। वाह, ये तो असली सफेद सिर वाला बाज है। ये बहुत सुंदर है। जब उन्होंने दोनों बाजों को देखा तो कई मादाओं ने खुशी जाहिर की और वे इतनी खुश थीं कि उनके हाथ पैर नाचने लगे। मैंने सुना है कि यह चीज़ परिवहन के लिए सबसे अच्छा साधन है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और हमारे एजियो ड्रैगन स्कूल में सिर्फ 2 ही हैं जो दोनों ज़ुगे लियोन के हैं। किसी ने सफ़ेद सिर वाले ईगल की उत्पत्ति के बारे में बताया। हाँ, ये चीज़ काफ़ी मजबूत लगती है। इसे देखकर ही मज़ा आता है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इस पर सवार होकर थोड़ी देर के लिए उड़ूं तो कितना अच्छा लगेगा। एल्डर झूगे बहुत कम ही सफ़ेद सिर वाले ईगल का उपयोग करते थे और वे उन्हें ऐसे देखते थे जैसे कि वे खजाने हों। मैंने सुना है कि 6 संरक्षकों में से एल्डर वान को एक दिन बहुत दूर यात्रा करनी थी और वह इसका उपयोग करने के लिए सफ़ेद सिर वाले ईगल को उधार लेना चाहता था। हालांकि एल्डर झूगे ने उसे बेरहमी से मना कर दिया। मैंने सुना है कि एल्डर झूगे ने न केवल मना किया बल्कि एल्डर वान पर भड़क भी गए। उन्होंने कहा, मैं भी इसका इस्तेमाल करने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन तुम करना चाहते हो। जाओ सपने देखो। हाँ, लेकिन आज वह दोनों व्हाइट हेडेड ईगल्स का उपयोग करने जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि उसके पास क्या महत्वपूर्ण मामला है, वह कहाँ जा रहा है और वह किसके साथ जा रहा है। सभी लोग सफ़ेद सिर वाले ईगल के बारे में चर्चा करते हुए इशारा कर रहे थे। वे ज़ुगे लियोन की बहुत प्रशंसा करते थे और वे उस व्यक्ति की और भी अधिक प्रशंसा करते थे जो एल्डर ज़ुगे के साथ सफ़ेद सिर वाले ईगल पर सवार होगा। हर कोई क्षितिज की ओर बढ़ने और आसमान से नीचे देखने की तीव्र अनुभूति का स्वाद लेना चाहता था। फैंगर, अब जाने का समय हो गया है। ठीक उसी समय झूगे लियोन ने भीड़ के बीच मौजूद चू फैंग की ओर हाथ हिलाया। मालिक, भीड़ की निगाहों के सामने चू फैंग झूगे लियोन के पास गया और उसने अनजाने में ही अपनी हथेली बढ़ाकर सफ़ेद सिर वाले ईगल को रगड़ दिया। वह भी अपने दिल में बेहद उत्साहित था। तो यह चू फैंग है। हे भगवान, क्या वह एल्डर झूगे के साथ बाहर जाने वाला है? वह वास्तव में इस तरह के उपचार का आनंद ले सकता है। ऐसा लगता है कि एल्डर झूगे को यह चू फैंग वास्तव में पसंद है। चू फैंग को देखने के बाद भीड़ के चेहरे पर प्रशंसा की भावना भर गई। उन्होंने चू फैंग की प्रशंसा की क्योंकि वह झूगे लियोन को पसंद करने में सक्षम था। हालांकि पुरुषों की शुद्ध प्रशंसा की तुलना में कई महिलाओं ने अपनी प्रशंसा प्रदर्शित की। चू फैंग की प्रतिभा पहले ही दिख चुकी थी और अब वह झूगे लियोन का शिष्य बन गया। ये कहा जा सकता है कि एजियो ड्रैगन स्कूल के भीतर उसका दर्जा गोंग लियोन से कम नहीं था। इसके अलावा ऐसी अफवाहें भी थीं कि चू फैंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसके पास आत्मिक शक्ति थी और चूंकि ज़ुगे लियोन ने उसकी आत्मिक शक्ति में बहुत बड़ी प्रतिभा देखी थी, इसलिए उसने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। इस कारण से लोगों की चू फैंग के बारे में राय और भी ऊंची हो गई। इसलिए स्वाभाविक रूप से चू फैंग वर्तमान में अनगिनत महिला शिष्यों के दिलों में पसंदीदा पति बन गया। हालांकि चू फैंग अभी भी एक युवा व्यक्ति था, लेकिन यह महिला शिष्यों के दिलों में प्यार की लहरों को रोक नहीं सका। चू फैंग, एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी और सू मेई भीड़ से बाहर निकल आई। वह चू फैंग के सामने पहुंची और प्यार से बोली, क्या तुम जा रहे हो? मम्मा, मैं अपने गुरु के साथ विश्व अध्यात्मवादियों के लिए श्वेत लबादा परीक्षा में भाग लेने के लिए आत्मप्रांत जा रहा हूँ। चू फैंग ने सू मेई से कुछ भी नहीं छिपाया। चूंकि आप विश्व अध्यात्मवादी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, इसलिए विश्व अध्यात्मवादी बनने के लिए आपको बधाई। सू मेई ने खूबसूरती से मुस्कुराते हुए कहा, हे, यह अभी भी अज्ञात है। चू फैंग ने विनम्रता से अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास और दृढ़ मुस्कान लटकी हुई थी। आप कितने समय के लिए जा रहे हैं? सू मेई ने फिर पूछा। शायद 1 महीना, चू फैंग ने जवाब दिया। इतना लंबा? सू मेई के चेहरे पर कुछ बदलाव आया। क्या हुआ? चू फैंग को आभास हो गया। कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए खुश हूँ। सू मेई ने प्यार से मुस्कुराया, लेकिन वह अपने दिल की चिंता को छिपा नहीं सकी। हालांकि उसने और कुछ नहीं कहा और खुद को भीड़ में समेट लिया। छोटी मेई, चू फैंग के हिचकिचाने पर सू मेई गायब हो गई। चू फैंग भीड़ से बाहर निकला और इधर उधर देखा, लेकिन उसे सू मेई का आकार नहीं दिखाई दिया। हालांकि
चू फैंग की नज़र में एक और शरीर दिखाई दिया। ये सू मेई की बहन सू रॉ थी। एजियो ड्रैगन स्कूल की सबसे खूबसूरत महिला इस समय चू फैंग को बहुत दूर से देख रही थी। सू रो एक आंतरिक दरबार की बुजुर्ग महिला थी, इसलिए जब तक कोई विशेष मामला न हो वह बहुत कम ही मुख्य क्षेत्र में आती थी। सू मेई की पहले की अजीब भावनाओं के अलावा चू फैंग अवचेतन रूप से जानता था कि कुछ हुआ है। सू रो, क्या हुआ? चू फैंग ने पूछने से पहले सू रो को एक शांत जगह पर ले गया। तुम्हें पता है कि छोटी मेई का एक मंगेतर है? सू रो ने जवाब नहीं दिया, लेकिन एक सवाल के साथ जवाब दिया। शांगगुआन या शांगगुआन परिवार से है ना? उसके बारे में क्या? चू फैंग ने पूछा। ऐसा लगता है कि तुम्हें कम से कम कुछ तो पता है। सू रो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी। उसके बाद वह फिर बोली, शांगगुआन या और छोटी मेई की शादी पहले ही तय हो चुकी है। यह 1 महीने में हो जाएगी। 1 महीने बाद? ये तुम्हारे पिता का विचार है? चू फैंग का चेहरा थोड़ा बदसूरत था। नहीं, यह मेरे पिता का विचार नहीं था। हालांकि वे अपने मामले में काफी शक्तिहीन हैं। ये काफी लंबा मामला है, लेकिन इसे जबरदस्ती की शादी कहा जा सकता है। सू रो ने कहा। जबरन शादी? मजेदार मजाक। वर्मिलियन बर्ड सिटी के प्रतिष्ठित मालिक को उसके शहर के ही एक परिवार द्वारा मजबूर किया जा रहा है। जाहिर है चू फैंग को इस पर विश्वास नहीं हुआ। शांगगुआन परिवार को कम मत आंकिए। उनके पास पहले से ही वर्मिलियन बर्ड सिटी पर नियंत्रण के अधिकार के लिए लड़ने की योग्यता है, और इसके अलावा उन्हें अपने परिवार के लिए एक समर्थक मिल गया है। वर्तमान स्थिति मेरे सू परिवार के लिए बहुत अच्छी नहीं है। सू रो ने कहा। समर्थक? कौन सा समर्थक? चू फैंग ने पूछा। इसके बारे में मत पूछो। कुल मिलाकर यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम संभाल सको। मैं तुमसे केवल एक सवाल पूछती हूँ, क्या तुम छोटी मेई को साथ लेकर जा सकते हो? सू रो की खूबसूरत आंखें चू फैंग को घूर रही थीं। मैं नहीं कर सकता, चू फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट की दृढ़ता से उत्तर दिया। तुम? चू फैंग के शब्दों को सुनने के बाद सू रो का पूर्ण सौंदर्य वाला चेहरा गुस्से से थोड़ा पीला पड़ गया। चू फैंग ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। वह बस घूम गया और चौक की ओर चल दिया। चू फैंग, मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। छोटी मेई तो और भी ज्यादा गलत थी। सू रो की गाली देने वाली आवाज पीछे से आई। चू फैंग ने अपने कदम रोके, अपना सिर घुमाया और कहा, मुझे छोटी मेई को दूर ले जाने की क्या जरूरत है? भागने के लिए? बचने के लिए? हमें भागने की क्या जरूरत है? हमने क्या गलत किया, या हम किससे डरते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सू रो को यह नहीं पता था कि कैसे जवाब दे, क्योंकि वह वास्तव में समझ नहीं पाई थी कि चू फैंग का क्या मतलब था। मैं, चू फैंग, उसके मामले से भागूंगा नहीं। 1 महीने बाद वर्मिलियन बर्ड माउंटेन रेंज में मैं तुम्हें वहां देखूंगा। चू फैंग उन शब्दों को पीछे छोड़कर चला गया। उसने केवल सू रो को उन शब्दों पर विचार करने दिया, हालांकि वह उन्हें समझ नहीं पाए। अध्याय 177 विश्व आत्मा गिल्ड। वह सू मेई बहुत अच्छी लड़की है। उसकी पारिवारिक स्थिति खराब नहीं है और उसकी प्रतिभा भी कमजोर नहीं है। उसके रूप रंग के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें शादी का प्रस्ताव देने में मदद करूं? चौक पर लौटने के बाद जुगे लियुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर, आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। चू फैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चलो चलें। झुगे लियुन ने छलांग लगाई और सफेद सिर वाले बाज पर उतरा। चू फैंग भी दूसरे सफेद सिर वाले बाज पर सवार हो गया। दोनों चीलों ने एक साथ अपने पंख खोले और उनके विशाल पंख कई मीटर लंबे थे। दोनों के पंख फड़फड़ाए और हवा चलने लगी। भयंकर हवा गरज रही थी और वे तेज ब्लेड की तरह थे। यहाँ तक कि चौक पर मौजूद मुख्य शिष्यों और मुख्य बुजुर्गों को भी इसे सहन करना मुश्किल हो गया, क्योंकि वे पीछे की ओर उड़ गए। तेज हवा के बीच 2 सफेद सिर वाले चील हवा में उड़े और सीधे आसमान में चले गए। पहले उन्होंने चौक का 2 बार चक्कर लगाया और फिर स्पिरिट प्रांत की ओर तीर की तरह उड़े। सभी ने उस भव्य दृश्य पर ध्यान दिया और अधिकांश के चेहरे प्रशंसा और तड़प से भरे हुए थे। हालांकि कोरजोन के एक उजाड़ कोने में एक छोटा सा चेहरा भी था जो उठा हुआ था। सू मेई, जो सफेद सिर वाले ईगल को घूर रही थी, उसकी आंखों में चिंता थी। सफेद सिर वाले ईगल्स की गति बहुत तेज थी और उन्हें एजोर प्रांत को पार करने में कुछ ही दिन लगे और वे स्पिरिट प्रांत की सीमा के भीतर पहुंच गए। सफेद सिर वाला ईगल एजोर प्रांत में एक दुर्लभ प्रजाति के रूप में गिना जा सकता है। हर बार जब ये हवा में उड़ता था तो नीचे के लोग इसे देखने के लिए अपना सिर उठाते थे और प्रशंसा में आह भरते थे। हालांकि
स्पिरिट प्रांत में पहुंचने के बाद चू फैंग ने पाया कि सफेद सिर वाला ईगल इतना दुर्लभ नहीं था। जब वे हवा में उड़ रहे थे तो उन्होंने कुछ सफेद सिर वाले ईगल को भी अपने पास से गुजरते हुए देखा। उनकी गति उन ईगल से भी ज्यादा थी जिन पर वे सवार थे, और स्पष्ट रूप से वे बेहतर गुणवत्ता वाले थे। इससे चू फैंग को लगा कि वह जिस एजोर प्रांत में रहता था वह शायद स्पिरिट प्रांत की तुलना में वास्तव में गिरावट में था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके गुरु जुगेलियुन ने ऐसा कहा होगा। एजोर प्रांत में तथाकथित प्रतिभाशाली लोग केवल औसत दर्जे के लोग थे और 10 से ज्यादा लोग नहीं थे जिन्हें सही मायने में प्रतिभाशाली कहा जा सके। एजोर प्रांत में तथाकथित प्रतिभाशाली लोग वास्तव में अन्य प्रांतों की नज़र में ज्यादा नहीं थे। हकीकत में एजोर प्रांत वास्तव में उतना मजबूत नहीं था। 9 प्रांतों के भीतर इसकी स्थिति खराब होती जा रही थी और इसकी तुलना वास्तव में अन्य बड़े प्रांतों से नहीं की जा सकती थी। स्पिरिट प्रांत में 2 और दिन उड़ान भरने के बाद चू फैंग आखिरकार तथाकथित विश्व स्पिरिट गिल्ड में पहुंच गया। जब उसने ऊपर से नीचे देखा तो वह देख सकता था कि विश्व स्पिरिट गिल्ड मैदानों के भीतर स्थित था। यह एक बहुत बड़ा शहर था और ये शहर इतना बड़ा था कि इसमें पूरे पहाड़, नदियां और यहाँ तक कि जंगल भी शामिल थे। ये बिल्कुल एक राज्य जैसा था और यह इतना बड़ा था कि यह चू फैंग की कल्पना से भी परे था। इससे वह बता सकता था कि विश्व स्पिरिट गिल्ड कितना शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह स्पिरिट प्रांत का अधिपति बन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एजोर प्रांत में जिन विश्व अध्यात्मवादियों को बहुत मूल्यवान माना जाता था वे हर जगह मौजूद थे। जुगेलियुन जैसे सफेद लबादे वाले विश्व अध्यात्मवादी निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं थे। उस क्षेत्र में केवल ब्रेक लोक वाले विश्व स्पिरिटिस्ट ही दूसरों द्वारा उच्च स्तर पर देखे जा सकते थे, क्योंकि वहां जितने सफेद सब्जियां थीं उतने ही सफेद क्लोक वाले विश्व स्पिरिटिस्ट भी थे, क्योंकि उन्हें कहीं भी देखा जा सकता था। टीएन चीनी गोभी, जिसे बोक चोय भी कहा जाता है, का शाब्दिक अनुवाद सफेद सब्जी है, इसलिए मैंने मजाक के लिए इसे शाब्दिक ही रहने दिया। क्या ये वही तथाकथित बात है? इस आकाश से परे एक आकाश है और इस व्यक्ति से परे एक व्यक्ति है। चू फैंग और जुगेलियुन सीधे विश्व आत्मा संघ में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि लोग अपनी इच्छानुसार विश्व आत्मा संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। भले ही वे विश्व अध्यात्मवादी थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए वे विश्व आत्मा संघ से बाहर एक शहर में पहुंचे और यह उनके जैसे विश्व अध्यात्मवादियों को प्राप्त करने के लिए विशेषीकृत था। उस जगह पर जुगेलियुन जैसे लोग जो सफेद लबादा पहने विश्व प्रेतवादी थे, हर जगह थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर ने अपने हुड उतार दिए थे और अपने चेहरे दिखा रहे थे। चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। 9 प्रांतों के सबसे बेहतरीन विश्व अध्यात्मवादी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ काफी संख्या में विश्व अध्यात्मवादी होंगे। इसके अलावा स्पिरिट प्रांत को 9 प्रांतों के साथ सबसे अमीर प्रांत का खिताब दिया गया है। जब उसकी जगह से तुलना की जाती है तो एजोर प्रांत थोड़ा गरीब और उजाड़ लगता है। जुगेलियुन की आवाज गूंजी और चू फैंग ने अपना सिर घुमाकर देखा, लेकिन वह चौंक गया क्योंकि जुगेलियुन ने अपना चेहरा ढकने वाला हुड उतार दिया था। पहली बार चू फैंग ने बूढ़े आदमी का चेहरा देखा। वह चू फैंग की कल्पना से बिल्कुल अलग दिख रहा था। न केवल वह डरावना नहीं था, बल्कि वह काफी दयालु भी लग रहा था। एक नज़र में लोगों को लगेगा कि बूढ़ा आदमी काफी मिलनसार था। हालांकि शायद इसी वजह से जुगेलियुन ने किसी को भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई, क्योंकि वह दूसरों पर एक खतरनाक छाप छोड़ना चाहता था। तभी वह खुद को बेहतर तरीके से बचा सकता था। शायद यही उसके लिए खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका था। यहाँ किसी को भी अपना चेहरा छिपाने की अनुमति नहीं है और सभी को उस नियम का पालन करना होगा, अन्यथा उन्हें विश्व आत्मा गिल्ड की ताकत को चुनौती देने के रूप में देखा जाएगा। जुगेलियुन ने समझाया और कहा, मुझे तुम्हारा वर्तमान रूप ज्यादा पसंद है। चू फैंग मुस्कुराया और अपने दिल की बात कही, बेटा, क्या मेरी शक्ल इतनी मनोरंजक है कि मेरा मजाक उड़ाया जाए? जुगेलियुन ने चू फैंग को एक नज़र देखा और फिर उसे व्हाइट क्लोक परीक्षा के लिए पंजीकरण स्थान पर ले गया। जब वे वहां गए तो चू फैंग ने कई युवा लोगों को देखा जो उम्र में उसके समान थे। उनमें से हर एक के पास आत्मिक शक्ति थी, इसलिए ये देखा जा सकता था कि वे सफेद लबादा परीक्षा के लिए वहां आए थे। विश्व अध्यात्मवादी परीक्षा बहुत सख्त नहीं है। जब तक आप पहला चरण पास कर लेते हैं तब तक आप विश्व आत्मा श्वेत लबादा प्राप्त कर सकते हैं। विश्व आत्मा श्वेत लबादा विशेष सामग्रियों से बना है। जब आप इसे पहनते हैं तो जब तक आप कोई आभा उत्सर्जित नहीं करते तब तक कोई भी आपकी साधना का पता नहीं लगा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व आत्मा सफेद लबादा स्थिति का प्रतीक है।
भविष्य में यदि आप इस सफेद लबादे को पहनकर एजोर प्रांत में वापस जाते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी आपको फिर से नीची नज़र से नहीं देखेगा। कई शक्तियां आपसे दोस्ती करना चाहेंगी और आपको अपने साथ मेहमान के रूप में जोड़ना चाहेंगी, लेकिन निश्चित रूप से एक आत्मा संरचना बनाना शारीरिक कार्य है और आत्मा संरचनाओं का निर्माण करना और भी अधिक शारीरिक कार्य होगा। एक संपूर्ण शक्ति को घेरने वाली आत्मा संरचना बनाना एक बहुत बड़ी परियोजना है। बाहरी लोग केवल हम विश्व अध्यात्मवादियों की महिमा देखते हैं, लेकिन वे ये भी नहीं जानते कि हमें कितनी मेहनत करनी है। झू गिलियुन ने चू फैंग को परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्यता बैच प्राप्त करने में मदद करने के बाद उसे याद दिलाया, गुरुजी, पहले चरण के अलावा क्या कोई दूसरा चरण भी है? चू फैंग ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, पहले चरण को पार करने के बाद आप विश्व आत्मा सफेद लबादा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि भले ही आप विश्व आत्मा सफेद लबादा उस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, आपको इसे खरीदने के लिए उचित मूल्य का भुगतान करना होगा। झू गिलियुन ने उत्तर दिया, तुम्हें इसे खरीदना है। इसकी कीमत कितनी है? चू फैंग ने बारीकी से पूछा। एक विश्व आत्मा सफेद लबादा 1000 मूल मोतियों की कीमत है और यह आपको तभी मिलेगा जब आप पहला चरण पास कर लेंगे। अन्यथा भले ही आप इसे खरीदना चाहें, आप नहीं खरीद पाएंगे। झू गिलियुन ने कहा, इतना महंगा? चू फैंग को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके लिए 1000 ओरिजिन मोती निश्चित रूप से उसके लिए एक बड़ी संख्या थी। चिंता मत करो, मैंने उन्हें तुम्हारे लिए पहले ही तैयार कर लिया है। जब तक तुम पहला चरण पार कर सकते हो, विश्व आत्मा सफेद लबादा तुम्हारा है। झू गिलियुन ने प्यार से चू फैंग को देखा। उस समय अगर चू फैंग ने कहा कि उसे छुआ नहीं गया तो ये झूठ होगा। हालांकि उसने फिर भी उत्सुकता से पूछा, मास्टर, क्या आप जानते हैं कि विश्व आत्मा ग्रे क्लोक की कीमत कितनी है? अध्याय 178 किक्सिंग ओल्ड मैन। विश्व आत्मा ग्रे क्लोक। मैं पहले कभी ग्रे क्लोक परीक्षा में शामिल नहीं हुआ हूं क्योंकि यह ऐसी चीज नहीं है जिसमें आम विश्व स्पिरिटिस्ट भाग ले सकें। इसके अलावा विश्व स्पिरिट ग्रे क्लोक होना विश्व स्पिरिटिस्टों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, तो इसे क्यों बेचा जाएगा? झू गिलियुन ने अपना सिर हिलाया। लेकिन अगर कोई इसे बेचना चाहे तो क्या होगा? उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास एक अतिरिक्त विश्व आत्मा ग्रे क्लोक है जिसे वे बेचना चाहते हैं, तो इसकी कीमत कितनी होगी? चू फैंग बेहद उत्सुक था क्योंकि उसके हाथ में एक ग्रे क्लोक था। ये कहना बहुत मुश्किल है। आखिरकार सामान्य लोगों को वर्ल्ड स्पिरिट ग्रे क्लोक की ज्यादा जरूरत नहीं होती, और अगर कोई इसे खरीदना भी चाहे तो उसे वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट होना होगा। हालांकि ग्रे क्लोक परीक्षा की कठिनाई के अनुसार विश्व आत्मा ग्रे क्लोक की कीमत उचित होगी, भले ही इसे इकाई के रूप में गहन मोतियों के साथ गिना जाए। लगभग 1000 गहन मोती। झू गिलियुन ने कहा, 1000 गहन मोती। चू फैंग अतुलनीय रूप से खुश था। ये निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या थी। यदि एक एकल गहन मन का 1000 मूल मनिकों के बराबर था, तो 1000 गहन मन के 1 लाख मूल मनिकों के बराबर थे। 1 लाख मूल मन के। चू फैंग की ईश्वरीय बिजली अगर और भी लालची हो जाए तो भी वह राशि निश्चित रूप से कुछ समय के लिए खाने के लिए पर्याप्त होगी। कौन जानता था कि 10 लाख मूल मोतियों का उपभोग करने के बाद चू फैंग की साधना किस स्तर तक पहुंच जाएगी। 1000 गहन मोती कोई छोटी संख्या नहीं है। यहाँ तक कि मेरे लिए भी, आज मैंने आपके लिए जो 1000 मूल मोती तैयार किए हैं, वही मेरे पास सब कुछ है। 1000 गहन मोती। विश्व आत्मवादी जो उस राशि का भुगतान कर सकते हैं, वे इसे विश्व आत्मा ग्रे क्लोक खरीदने के लिए खर्च नहीं करेंगे, और वे इसे प्राप्त करने के लिए केवल अपनी ताकत पर भरोसा करेंगे क्योंकि उन्हें सक्षम होना चाहिए। चू फैंग की कल्पनाएं उस समय चरम पर पहुंच गईं जब वह योजना बना रहा था कि वह उस विश्व स्पिरिटी ग्रे क्लोक को कैसे बेचेगा। तभी झू गिलियुन ने चू फैंग पर ठंडे पानी की एक बाल्टी उड़ेल दी। हालांकि अधिक विस्तार से सोचने के बाद 1000 गहन मोती वास्तव में एक बड़ी संख्या थी, चाहे वह कोई भी हो। यदि उनकी पृष्ठभूमि प्रभावशाली नहीं थी तो उनके पास इतने अमीर होने के लिए असाधारण ताकत होनी चाहिए। जितना ज्यादा वह विश्व आत्मा ग्रे क्लोक की कीमत के बारे में जानता था, उतना ही ज्यादा चू फैंग को लगता था कि बैंगनी कपड़े वाली लड़की असाधारण थी। ये देखा जा सकता था कि उस उम्र में ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट होने के लिए वह कितनी प्रभावशाली थी। यदि वह उस दिन प्रकट नहीं हुई और यदि चू फैंग ने केवल अपनी आत्मा निर्माण शक्ति का थोड़ा सा उपयोग किया, तो वह संभवतः अद्वितीय गुप्त कौशल सफेद बागवत तकनीक को जारी करने में असमर्थ होगा। तो गुरुजी, क्या इसका मतलब यह है कि पहला चरण पार करने के बाद दूसरा चरण भी है? चू फैंग ने फिर पूछा। ये सही है, एक दूसरा चरण है। दूसरे चरण को पार करने के बाद
न केवल विश्व आत्मा सफेद लबादा मुक्त हो जाएगा बल्कि एक इनाम भी मिलेगा। हालांकि सामान्य लोग उस अवस्था को पार नहीं कर सकते। मेरे दिनों में मैं उस अवस्था को पार करने में असमर्थ था। झूगे लियुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ओह, मैं गलत तो नहीं हूँ, ये झूगे लियुन है। ठीक उसी समय अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी। नजर घुमाई तो एक छोटा बूढ़ा आदमी जो सफेद लबादा पहने हुए था, चू फैंग और जुगे लियुन की ओर बढ़ रहा था। चलते समय वह लंगड़ा रहा था। वह थोड़ा विकलांग व्यक्ति लग रहा था। लंगड़ाते बूढ़े आदमी के पीछे एक नौजवान भी था। वह चू फैंग से बड़ा था, लगभग 17 साल का, और उसके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। चू फैंग को देखने वाली उसकी निगाहें तिरस्कार से भरी थीं, मानो उसके पास दूसरों की तुलना में कुछ ज्यादा पैर हों। तो ये किक्सिंग है, मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा है। लंगड़ाते हुए बूढ़े आदमी को देखने के बाद जुगे लियुन की अभिव्यक्ति काफी बदसूरत थी। हाँ, ये वास्तव में आप ही हैं। बूढ़े आदमी झूगे, मैंने सुना है कि आप एजो ड्रैगन स्कूल में अतिथि बुजुर्ग बन गए हैं। किक्सिन ने मुस्कुराते हुए और मजाक करते हुए कहा। झूगे लियुन ने मुस्कुराते हुए चुपचाप ये बात स्वीकार की। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि किक्सिन और भी ज्यादा बेवकूफ होगी। उसने जोर से कहा, तस तस तस, चाहे आप इसे कैसे भी कहें, आप अभी भी एक विश्व अध्यात्मवादी हैं। आप इतने नीच कैसे हो सकते हैं कि एक छोटे से दूसरे दर्जे के स्कूल में अतिथि एल्डर बन जाएं? शायद उसकी योग्यता अपर्याप्त है और प्रथम श्रेणी के स्कूल उसे स्वीकार नहीं करते। ठीक उसी समय किक्सिन के पीछे खड़ा युवक बोला, यदि तुमने एक भी अतिरिक्त शब्द बोलने की हिम्मत की तो क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हें अपंग बना दूंगा? ये सुनने के बाद चू फैंग चुप नहीं रह सका और उसने युवक की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में चिल्लाया, ओह, ये छोटा सा बदमाश कहाँ से आया? इतना अपमानजनक। बूढ़ा आदमी झूगे, वह तुम्हारा शिष्य नहीं है। किक्सिंग ने चू फैंग को देखा और उसकी आंखों में सभी प्रकार की घृणा उभर आई। किक्सिंग, तुम कैसे बोलती हो, इस बात का ध्यान रखो। हालांकि उस साल मैं तुमसे हार गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अब तुमसे डरता हूँ। झूगे लियुन का चेहरा भी आखिरकार उतर गया। बूढ़े आदमी झूगे, ये कैसा रवैया है? क्या तुम मुझसे एक बार फिर हारना चाहते हो? किक्सिंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्यों न एक बार कोशिश करके देखा जाए। झूगे लियुन की आभा घूम गई और उसके चारों ओर की हवा बदल गई। लेकिन हम दोनों के बीच क्या प्रयास करने जैसा है? चलो इसे और अधिक रोचक बनाते हैं और हमारे शिष्यों को इसे आजमाने देते हैं। हालांकि किक्सिंग की नज़र चू फैंग पर टिकी थी और एक घृणित मुस्कान जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती थी, उसके मुंह के कोने पर लटकी हुई थी। वह पहले से ही बता सकता था कि चू फैंग मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर पर एक साधक था। उस साधना के साथ उसका शिष्य बिना किसी दबाव के चू फैंग को पूरी तरह से दबा सकता था। झूगे लियुन ने कोई जवाब नहीं दिया और वह केवल चू फैंग को देखता रहा, क्योंकि किक्सिंग के शिष्य के पास मूल क्षेत्र के 5वें स्तर की साधना थी। हालांकि उसके पास वू जी यू के समान ही साधना थी। आखिरकार वह एक विश्व अध्यात्मवादी और प्रथम श्रेणी के विद्यालय में एक मुख्य शिष्य था। स्वाभाविक रूप से उसकी तुलना वू जी यू से नहीं की जा सकती थी, इसलिए जुगे लियुन ने चू फैंग को निर्णय लेने दिया। गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे इस अज्ञानी को सबक सिखाने दीजिए। चू फैंग ने कहा, ठीक है फैंगर, जाओ और उसके साथ कुछ मुंह के मारो। झूगे लियुन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसे चू फैंग पसंद था, जो न तो स्वर्ग से डरता था और न ही धरती से। मुक्केबाजी, मुट्ठियों और पैरों की आंखें नहीं होती, इसलिए फटी हुई नसें या टूटी हुई हड्डियां किसी पर दोष नहीं लगा सकती। किक्सिंग को अपने शिष्य पर पूरा भरोसा था। मैं पहले से ही देख सकता हूं कि आपका शिष्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। झूगे लियुन को भी चू फैंग पर पूरा भरोसा था। चलो देखते हैं कि आपके शिष्य में वह क्षमता है या नहीं। यांग जी, जाओ उसे दर्द का स्वाद चखाओ। किक्सिंग ने ठंडी सांस ली। हाँ सर। यांगजी नाम का युवक पहले एक बड़े क्षेत्र में चला गया। उसने अहंकार से अपने हाथ को हुक की तरह बनाया। चू फैंग को इशारा किया कि वह वहां जाए। जैसे ही चू फैंग वहां गया, किक्सिंग के एक विचार से उसने मजबूत आत्मा संरचना की एक परत बना दी और उसके भीतर चू फैंग और यांगजी को घेर लिया। किक्सिंग, तुम क्या कर रहे हो? ये देखकर झूगे लियुन गुस्से से चिल्लाया। बूढ़े आदमी झूगे, तुम किस बात से चिंतित हो? ये विश्व आत्मा गिल्ड की संपत्ति है। मैंने स्पिरिट फॉर्मेशन को नीचे रख दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोनों बच्चे यहाँ कुछ भी तोड़ दें। किक्सिंग ने चालाकी से कहा कि हालांकि वह स्पष्ट रूप से यांगजी की ओर एक आंख से भाव दिखा रहा था। यांगजी ने इसे समझ लिया क्योंकि वह मुस्कुराया।
और चू फैंग की ओर उसकी नज़र और भी गहरी और भयंकर हो गई। अध्याय 179 चू फैंग अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। मास्टर, वह अपंग सही है, ये बेहतर है कि विश्व आत्मा गिल्ड की संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। तो बस मामले में गुरु, आपको स्पिरिट फॉर्मेशन की एक परत भी डालनी चाहिए। मुझे चिंता है कि अपंग ने अधूरा स्पिरिट फॉर्मेशन बिछाया है जिसे मैं तोड़ दूंगा। चू फैंग ने जोर से कहा और किक्सिंग की भौहें अंदर की ओर झुक गई क्योंकि उसने यहाँ वहाँ अपंग शब्द सुना और वह गुस्से से भड़क गया। हालांकि जब उसने सोचा कि उसका शिष्य उसके लिए चू फैंग की पिटाई कर रहा है तो उसने अपने गुस्से की ज्वाला को दबा दिया। मैं आपकी बात सुनूंगा। जुगे लियुन, जो चू फैंग को थोड़ा बहुत समझता था, स्वाभाविक रूप से जानता था कि चू फैंग क्या संदेश देना चाहता था। बिना किसी देरी के उसने लगातार स्पिरिट फॉर्मेशन की 3 और परतें बिछाई और चू फैंग और यांगजी को उनके पैरों के नीचे से लेकर उनके सिर के ऊपर तक कसकर बंद कर दिया। हालांकि उनके लिए खुद को बाहर निकालना मुश्किल था, लेकिन दूसरों के लिए भी खुद को अंदर लाना मुश्किल था। आओ कुत्ते, मुझे अपनी फूलदार मुठ्ठियां और शानदार किक दिखाओ। चू फैंग ने यांगजी की ओर हाथ से इशारा किया। टीएन डॉगी योजक चिन्ह ग्रेटर दैन बो कुत्ता जोरजी यांगजी के नाम पर एक मजाक। लानत है तुम्हारे कुत्ते पर। चू फैंग द्वारा ऐसा कहे जाने के बाद यांगजी क्रोधित हो गया। उसने मुट्ठी मारी और मुट्ठी हवा में चू फैंग की ओर उल्टे हुए मूल शक्ति संघनित हो गई। हालांकि चू फैंग ने उसके हमले का सामना करते हुए 1 इंच भी नहीं हिलाया। उसने पलक तक नहीं झपकाई क्योंकि उसने एक विचार के साथ स्पिरिट फॉर्मेशन की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके सामने 1 मीटर की दूरी पर स्पिरिट फॉर्मेशन की दीवार बन गई। तारांकन टकराना, एक धमाके की आवाज गूंजी और लहरें फूट पड़ी, लेकिन चू फैंग पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। उसने जो स्पिरिट फॉर्मेशन बनाया था उसने यांगजी के हमले को आसानी से रोक दिया। बहुत बढ़िया तरीका है। इस लड़के का भविष्य उज्ज्वल है। वह इलाका मूल रूप से एक शहर था, इसलिए वहां से बहुत से लोग गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि 2 युवा आपस में लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग अपने कदम रोककर देखने लगे। चू फैंग को इस उम्र में इतनी स्वाभाविकता से आत्मा संरचना का उपयोग करते देखकर प्रशंसा की कई आहें निकली। यांग जी, दया मत दिखाओ और जमकर हमला करो। जब उसने देखा कि पर्यवेक्षक चू फैंग की प्रशंसा कर रहे हैं तो किक्सिंग चुप नहीं रह सका और उसने अपनी स्थिति को नजरअंदाज करते हुए चिल्लाया, अरे यार, देखते हैं तुम इसे कैसे रोकोगे। यांगजी ने अपने पैर फैलाए और घोड़े की मुद्रा में आ गया। जैसे ही उसने अपनी दोनों मुट्ठियां कस लीं, उसके चारों ओर मजबूत मूल शक्ति उमड़ पड़ी और उसमें काफी ताकत थी। अगर स्पिरिट फॉर्मेशन उसे नीचे रखने के लिए नहीं होता तो निश्चित रूप से यह काफी रेत और पत्थर उठाता। पावर स्टोरेज, वह पावर स्टोरेज सरल नहीं था और वह एक मजबूत मार्शल कौशल की तैयारी कर रहा था। जहां तक इसकी ताकत का सवाल है, ये निस्संदेह रैंक 5 मार्शल कौशल से कम नहीं होगा। हाँ टिल्ड। अचानक यांगजी ने जोरदार चिल्लाया और उसने हमला कर दिया। जिस समय उसने हमला किया उसी समय उसने चिल्लाते हुए कहा, स्वर्ग कुत्ते की उल्का मुट्ठी। तारान का नाह। जब वह मुट्ठी बाहर आई तो उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया और कुत्तों के झुंड की तरह चीखने की आवाज ने सभी को चौंका दिया। इसलिए स्वर्ग के कुत्ते की उल्का मुट्ठी की रहस्यमयता ने आप पर ध्वनि प्रदूषण के साथ हमला किया जो जंगली कुत्तों की चीख की तरह था। यद्यपि मुट्ठी से उत्पन्न कुत्ते की चीखने की आवाज में पहले से ही हानि पहुंचाने की अत्यंत प्रबल शक्ति निहित थी और लोग उसे रोक नहीं सकते थे, फिर भी हानि पहुंचाने की सबसे प्रबल शक्ति मुट्ठी के सार में ही थी। उल्का जैसी मुट्ठियां चू फैंग की ओर उड़ी और उनकी ताकत और शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। उल्का मुट्ठियों से एक छोटा पहाड़ या महल भी ध्वस्त हो सकता था। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी चू फैंग था। उसने इसे चकमा नहीं दिया या टाला नहीं। उसने यांगजी के मजबूत हमलों को रोकने के लिए केवल अपने सामने मौजूद स्पिरिट फॉर्मेशन पर भरोसा किया। बूम 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 बूम। जब हर मुट्ठी ने स्पिरिट फॉर्मेशन को छुआ तो वे आतिशबाजी की तरह थे क्योंकि वे स्पिरिट फॉर्मेशन पर खूबसूरती से फट गए। हालांकि अंतहीन लहरें और अंतहीन मुट्ठियां उस आत्मा संरचना को हिलाने का भी कोई तरीका नहीं था। इसे तोड़ना तो दूर की बात है, इसमें कोई छोटी सी दरार भी नहीं थी। यह आसान नहीं है। लड़का जिस मार्शल स्किल का इस्तेमाल कर रहा है वह कम से कम रैंक 5 का है और उसने इसकी कम से कम 90% शक्ति का इस्तेमाल किया है। हालांकि उस मार्शल कौशल के पास उस युवक के आत्मा निर्माण को हिलाने का कोई तरीका नहीं है। ये देखा जा सकता है कि आत्मा निर्माण कितना उच्च गुणवत्ता वाला है। देखने वाली भीड़ ने एक बार फिर प्रशंसा में आह भरी क्योंकि चू फैंग का प्रदर्शन वास्तव में आंखों को लुभाने वाला था।
ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे शिष्य की आत्मा निर्माण की गुणवत्ता निश्चित रूप से उससे बेहतर है। यह नहीं कहा जा सकता कि लड़का मजबूत है। ये केवल इतना कहा जा सकता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर है। हालांकि कुछ लोग जो विचारशील नहीं थे, उन्होंने सच बोला। जब उसने आसपास हो रही चर्चाओं को सुना जो पूरी तरह से चूफैंग के पक्ष में थी, और जब कुछ आवाजें उसके अपने शिष्य को भी नीचा दिखा रही थी, तो क्विक्सिंग गुस्से में आगे पीछे चक्कर लगाने लगा। हालांकि उसने कोई नाराजगी नहीं जताई क्योंकि वह जगह इजोर प्रांत नहीं थी। ये वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड था और वहां अनगिनत विशेषज्ञ थे। वह आसानी से किसी को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। चूंकि वह उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए किशिंग केवल अपने शिष्य पर ही अपना क्रोध निर्देशित कर सकता था। जब वह दहाड़ता हुआ बोला, यांगजी तुम कचरा हो। तुम क्या सोच रहे हो? मूल क्षेत्र के 5वें स्तर का कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं हरा सकता जो मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर है। क्या तुमने उन चीजों को लिया जो मैंने तुम्हें सिखाई थी? कुत्ते, तुम्हारा मालिक गुस्से में है तो क्या ये तुम्हारी विशेषता का उपयोग करने का समय नहीं है? चूफैंग काफी आराम से था क्योंकि वह आत्मा संरचना के पीछे खड़ा था। लानत है तुम पर, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। यांगजी पूरी तरह से क्रोधित था। उसने बस हमला करना बंद कर दिया और अब किसी भी मार्शल कौशल का उपयोग नहीं किया। वह आगे बढ़ा और वह एक करीबी शारीरिक लड़ाई करना चाहता था। जाना, तारानकन स्वूश। लेकिन ठीक उसी समय चूफैंग ने अपना बायां हाथ भींच लिया और उसके हाथ में एक सुनहरे रंग का भाला दिखाई दिया। उसने उसे यांगजी की ओर फेंक दिया। हम सुनहरे रंग के भाले में बहुत शक्तिशाली मूल शक्ति थी। जब वह गुजरा तो हवा भी फट गई और ऐसा लगा जैसे भाला किसी भी चीज को भेद सकता है। हम्फ, मात्र 5 रैंक के मार्शल कौशल से मुझे घायल करने के बारे में सोचना भी मत। चूफैंग ने हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर यांगजी भी डरे नहीं और वह वहीं खड़ा रहा। उसने अपनी बाहें लहराते हुए एक स्पिरिट फॉर्मेशन दीवार खड़ी की और उसे अपने सामने रख दिया। तारानकन टकराना, स्वर्ण भाला फेंका गया और जैसे ही स्पिरिट फॉर्मेशन ने उसे रोका, चारों तरफ लहरें उठी। हालांकि स्पिरिट फॉर्मेशन को पीछे से देखने पर पता चला कि यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और हर जगह दरारें पड़ गई थी। यह एक दर्पण की तरह लग रहा था जिसे किसी बड़े पत्थर से तोड़ दिया गया था। आह, अंतर बहुत बड़ा है। उस लड़के के आत्मा निर्माण की गुणवत्ता उस युवक से बहुत अलग है। ये देखकर सभी लोगों ने आह भरी और अपने सिर हिलाए, छिपे तौर पर संकेत दिया कि यांगजी का आत्मा निर्माण पास नहीं हुआ। हे, एक और भाला ले लो। चूफैंग को खुद पर काफी गर्व था क्योंकि उसने दूसरा भाला फेंकने के लिए अपना हाथ उठाया। धमाका, एक और सुनहरा भाला फटा, जिसने बलपूर्वक आत्मा संरचना को चकनाचूर कर दिया और यह यांगजी की ओर बढ़ता रहा। हम यांगजी को बहुत झटका लगा और वह घबराकर पीछे हट गया। उसने फिर से एक और स्पिरिट फॉर्मेशन बनाया और वह चूफैंग के हमले को रोकने में सक्षम था। हालांकि उस स्पिरिट फॉर्मेशन पर भी दरारें दिखाई दी। थोड़ा दिलचस्प है, लेकिन क्या आप अभी भी निम्नलिखित को ब्लॉक कर सकते हैं? चूफैंग ने अपने बाएं हाथ में धनुष थाम रखा था और उसके दाहिने हाथ से डोरी खींची हुई थी। धनुष की डोरी की आवाज गूंज रही थी और तीरों की आवाज बारिश की तरह थी। हवा में चीरती हुई आवाज के साथ घने सुनहरे रंग के तीर यांगजी की ओर बढ़ रहे थे। ये कैसे संभव है? वह स्पष्ट रूप से मूल क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर है। वह ऐसे शक्तिशाली मार्शल कौशल का उपयोग कैसे कर सकता है? यांगजी घबरा गया। ऐसा नहीं था कि वह जवाबी हमला नहीं करना चाहता था, उसके पास ऐसा करने के कोई तरीके नहीं थे। उस स्थिति में वह केवल यही कर सकता था कि चूफैंग के हमलों को रोकने के लिए स्पिरिट फॉर्मेशन बनाना जारी रखे। हालांकि भले ही आत्मा संरचना अनंत थी, लेकिन आत्मा शक्ति नहीं थी। चूफैंग के तूफानी हमलों के तहत यांगजी जल्दी ही थक गया और वह मुश्किल से ही इसे संभाल पाया। हालांकि वह उसे बलपूर्वक रोक रहा था, चूफैंग के हमले और भी मजबूत होते गए। जब उसे लगा कि वह जल्दी ही हमलों को रोकने में असमर्थ है, तो यांगजी जोर से चिल्लाया, मास्टर मुझे बचाओ। अध्याय 180, प्रतिभाओं का आगमन। ये कचरा। किक्सिंग को बहुत गुस्सा आया जब उसने देखा कि उसका शिष्य जो मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, चूफैंग द्वारा पीटा जा रहा था जो मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर था। हालांकि भले ही वह सतह पर इस तरह से शाप दे रहा था, लेकिन उसे कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अपने गुरु के रूप में वह अपने शिष्य को मरते हुए बस यूं ही नहीं देखता। अरे किक्सिंग, ये शिष्यों के बीच की लड़ाई है, तुम क्या कर रहे हो? हालांकि जैसे ही किक्सिंग ने अपना हाथ उठाया, झूगिलियन की हथेली ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसके हमले को रोक दिया।
बूढ़े आदमी झूगे, मेरे रास्ते से हट जाओ। किक्सिंग ने अपना हाथ हिलाया और झूगे लियोन को दूर फेंकना चाहा। हालांकि वह झूगे लियोन के हाथ के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। यह एक पत्थर की तरह दृढ़ था और ये लोहे की चिमटी की तरह था जिसने उसकी कलाई को मजबूती से जकड़ लिया था। किक्सिंग के पास इसे हिलाने का कोई तरीका नहीं था। तुम बेशर्म हो, एक तरफ हटो और चुपचाप देखो। झूगे लियोन ने ठंडी सांस ली और अचानक उछल पड़ा। किक्सिंग का चेहरा पहले गिरा और वह बुरी तरह से जमीन पर गिर गया। आप गहन क्षेत्र के छठे स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। किक्सिंग को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उस वर्ष का पराजित जनरल आज उससे आगे निकल गया और गहन क्षेत्र के छठे स्तर का विशेषज्ञ बन गया। किक्सिंग के लिए ये स्वीकार करना कठिन था। प्रथम श्रेणी के विद्यालय में अतिथि बुजुर्ग के रूप में उसे बहुत उदार भेंटें मिली। उन भेंटों के साथ उसकी साधना भी तेजी से बढ़ी और वह गहन क्षेत्र के 5वें स्तर का विशेषज्ञ बन गया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि झूगे लियोन, जो दूसरे दर्जे के स्कूल में अतिथि एल्डर था, वह गहन क्षेत्र के छठे स्तर पर होगा। ये सामान्य ज्ञान के खिलाफ था। फैंगर, आप थोड़ी देर बाद रुक सकते हैं। उसके लिए उसके कुत्ते का जीवन छोड़ दें। झूगे लियोन ने किक्सिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह चू फैंग पर चिल्लाया जो आत्मा संरचना के भीतर था। जी श्रीमान। चू फैंग ने यांगजी की स्पिरिट फॉर्मेशन को पहले ही विघटित कर दिया था। मूल रूप से वह उसे मारना चाहता था, लेकिन झूगे लियोन के शब्दों को सुनने के बाद उसने सुनहरे रंग के तीरों को विघटित कर दिया जो यांगजी को मार सकते थे। उठना। हालांकि उसने यांगजी की जान बख्श दी थी, लेकिन चू फैंग ने उसे ऐसे ही जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। वह यांगजी के सामने चला गया और उसे खींच लिया क्योंकि वह पूरी तरह से थका हुआ था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? मैं प्रथम श्रेणी के स्कूल हुआयांग स्कूल का एक मुख्य शिष्य हूँ। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मेरा स्कूल तुम्हें माफ नहीं करेगा। यांगजी ने पहले से ही अपना सारा अहंकार खो दिया था और उसकी आंखें डर से भर गई थी। लानत है तुझ पर। चू फैंग ने उसकी बेमतलब की बातों को सुनने की जहमत भी नहीं उठाई और यांगजी के मुंह पर मुक्का मार दिया। मुक्का उसके चेहरे पर पड़ते ही जमीन दांतों से भर गई। चू फैंग ने यांगजी के कई दांत तोड़ दिए। यांगजी ने मुंह को ढक लिया जिससे खून बह रहा था और उसने जमीन पर टूटे हुए दांतों को देखा। वह रोना चाहता था, लेकिन उसके आंसू नहीं थे। बिना दांतों के वह हुआयांग स्कूल में वापस आने के बाद किसी का सामना कैसे कर सकता था? एक तरफ जाकर रो। जैसे ही उसने यांगजी को देखा जो लगभग रोने वाली लग रही थी, चू फैंग ने अपना पैर उठाया और यांगजी को एक कोने में धकेल दिया। फिर उसने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, भविष्य में तुम कैसे बोलते हो इस पर ध्यान देना। तुम किसी से भी ऐसे बात नहीं कर सकते। हाँ, जो भी हो फैंगर, जंगली कुत्तों का लोगों को काटना सामान्य बात है और पिटाई के बाद ये ठीक हो जाता है। खुद को उसके स्तर तक गिराने की कोई जरूरत नहीं है। झूगे लियोन का मूड बहुत अच्छा था क्योंकि उसने अपने शिष्य को इतनी जल्दी जीतते देखा था। उसे काफी सहज महसूस हुआ और स्पिरिट फॉर्मेशन जारी करने के बाद वह चू फैंग को परीक्षा स्थल पर ले आया। फैंगर, ये बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। उस साल मैंने जो चेहरा खोया था वह तुमने वापस पा लिया है। वे परीक्षा स्थल पर पहुंचे, लेकिन झूगे लियोन चू फैंग की प्रशंसा करना नहीं भूले। वह वास्तव में बहुत खुश थे। मास्टर, आपकी ताकत उससे कहीं ज्यादा है। मुझे पता है कि आपने खुद को उसके सामने इसलिए नहीं गिराया क्योंकि आप एक अपंग व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहते थे। चू फैंग ने हंसते हुए कहा, आप सचमुच बोलना जानते हैं, लेकिन उस साल मैं सचमुच हार गया था। मैं हार गया, इसलिए मैं हार गया। मैं व्हाइट क्लोक परीक्षा में हार गया। उस साल अगर उसने मुझे बाधित नहीं किया होता तो शायद मैं देख सकता था कि दूसरा चरण कैसा था। झूगे लियोन को उस साल की बात का जिक्र करते हुए थोड़ा अफसोस हुआ। मास्टर, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अधूरे सपने को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं दूसरे चरण को पास कर लूंगा और अपनी क्षमताओं से विश्व आत्मा का सफेद लबादा प्राप्त करूंगा। मैं तुम्हें मुझ पर एक पैसा भी खर्च नहीं करने दूंगा। चू फैंग आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अच्छा, तुम में महत्वाकांक्षा है। अगर तुम उस परीक्षा में पास हो गए तो मैं तुम्हें 1000 ओरिजिनल बीट्स दूंगा। भविष्य में जब तुम्हें पत्नी मिलेगी तब इसका इस्तेमाल करना। झूगे लियोन ने चू फैंग के कंधों को थपथपाया। उसे अपना शिष्य और भी ज्यादा पसंद आने लगा। हे, शुक्रिया मास्टर। चू फैंग की मुस्कान बहुत चमकदार थी। वह झूगे लियोन के बहुत करीब महसूस कर रहा था क्योंकि वह उसकी दयालु उपस्थिति और खुद के साथ उसके व्यवहार को देख रहा था।
चूंकि विश्व आत्मा संघ यादृच्छिक लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं देता था, इसलिए चू फैंग केवल श्वेत लबादा परीक्षा में भाग लेने के लिए अकेले ही प्रवेश कर सकता था। योग्यता बैज धारण करते ही चू फैंग ने विश्व आत्मा संघ में प्रवेश किया और वह एक विशाल शहर में प्रवेश कर गया जो एक राज्य जितना विशाल था। निरीक्षण की परतों के बाद चू फैंग एक भव्य महल में पहुंचा। ये वास्तव में एक अतुलनीय भव्य महल था। मुख्य हॉल में खंभे इतने मोटे थे कि अगर 10 लोग भी इसके चारों ओर घेरा बना लें तो भी वे इसे घेर नहीं सकते थे। वे कई 100 मीटर ऊंचे थे और वे लगभग स्वर्ग से जुड़ने वाले थे। ये महल जैसा भी नहीं लग रहा था, यह एक महल जैसा था। ये बहुत विशाल था। महल में हर जगह वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोग खड़े थे। उनमें से हर एक सफ़ेद लबादा पहने वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट था और उनकी आभा का पता नहीं लगाया जा सकता था। हालांकि वे निश्चित रूप से विशेषज्ञ थे और उनकी भुजाओं पर वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड का प्रतीक लोगों का ध्यान आकर्षित करता था। लोगों ने मुख्य हॉल के बीच में पहाड़ और समुद्र बना लिए थे। वहां कम से कम 1000 लोग थे और वे सभी युवा थे। सबसे बूढ़ा व्यक्ति 20 साल से ज्यादा का नहीं था। हर जगह प्रतिभाशाली लोग थे और उनकी साधना भी कमजोर नहीं थी। ये जानना जरूरी है कि लेंग वुजुई को एजोर ड्रैगन स्कूल में प्रतिभाशाली इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके पास आत्मिक शक्ति थी जो 10,000 लोगों में से किसी के पास भी नहीं थी। हालांकि उस समय और उस जगह पर मुख्य हॉल के भीतर 1000 से ज्यादा लोग थे जो उम्र के मामले में चू फैंग के समान थे, फिर भी उनमें आत्मिक शक्ति थी। वह दृश्य वाकई किसी को भी प्रशंसा में आहें भरने पर मजबूर कर देगा। लेकिन इसके बारे में और विस्तार से सोचने पर यह बात समझ में आ सकती है। आखिरकार 9 प्रांतों के सभी प्रांतों से प्रतिभाशाली लोग वहां एकत्र हुए थे। चूंकि एजोर प्रांत में आत्मिक शक्ति वाले लोगों की कमी थी, इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य प्रांत भी ऐसे ही थे। देखो, ये वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के प्रतिभाशाली लोग हैं, अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा और उसके बाद सभी की निगाहें इधर उधर घूम गईं। दर्जनों युवा पुरुष और महिलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनमें से हर एक ने सुनहरे रंग का लबादा पहना हुआ था और यह काफी चमकदार था। इसके अलावा वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड का प्रतीक उनके बाएं हाथ पर था। नर काफी सुंदर और आकर्षक थे, जबकि मादाएं मधुर और आकर्षक थीं। हर एक व्यक्ति का माहौल शानदार था। सबसे कमजोर खेती मूल क्षेत्र का केवल 5वां स्तर था, जबकि सबसे मजबूत खेती मूल क्षेत्र का 7वां स्तर था। लोगों की चर्चाओं से चू फैंग को यह भी पता चला कि लोगों का ये समूह कहाँ से आया था। वे विश्व आत्मा संघ के प्रतिभाशाली लोग थे। हालांकि उनकी प्रतिभा उनकी साधना से नहीं बल्कि आत्मा निर्माण की शक्ति में उनकी समझ से प्रदर्शित हुई थी। तदनुसार कुछ लोगों ने एक विश्व आत्मा के साथ एक अनुबंध भी किया और वे वास्तव में एक विश्व अध्यात्मवादी प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के योग्य थे।